हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। तो हम कवर कर रहे थे घटनासार करंट हाफ ईयरली को, जिसमें 1 जनवरी 2026 से लेके 5 जुलाई 2026 तक का करंट दिया है। हमने 3 वीडियो ऑलरेडी कवर कर लिए, 3 सेगमेंट हो चुके हैं। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अर्धवार्षिकी, ठीक है। उसके अलावा जो भी सेगमेंट बचे हैं वो जल्दी ही आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए और आइए शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और उसमें पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री मोदी की सेशल्स यात्रा, ठीक है। सेशल्स गए थे प्रधानमंत्री मोदी। अब कब से कब तक इनकी यात्रा हुई, तो पहले यहाँ पर देख लो कि 27 से 29 जून, ठीक है। कब से कब तक, तो 27 से 29 जून तक गए थे सेशल्स में। हिंद महासागर के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीपीय देश, मतलब ये कहाँ, हिंद महासागर में स्थित है। सेशल्स की सफल राजकीय यात्रा संपन्न की है 27 से 29 जून की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया, सेशल्स की कहाँ है राजधानी, विक्टोरिया में है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी, ठीक है। याद रखना आपने, विक्टोरिया है और विक्टोरिया पैट्रिक, ठीक। तो विक्टोरिया के जो राष्ट्रपति उनका नाम क्या है, पेटीज। पेटीज से कुछ याद रखो, वैसे भी याद हो गया होगा, ठीक है। पैट्रिक हरमिनी। फिर यहाँ पर क्या है कि जब सेशल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और भारत सेशल्स के राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मतलब एक तो सेशल्स को स्वतंत्र हुए 50 वर्ष भी हो गए, और भारत और जो सेशल्स के राजनयिक संबंध हैं उनके भी 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। यानी सेशल्स की स्वतंत्रता के साथ ही भारत के राजनयिक संबंध जो हैं वो स्थापित हो गए थे। किसके साथ, इन्हीं के साथ, मतलब 50 साल हो गए हैं, ठीक है, दोनों चीज़ों के। फिर है कि 29 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो डेट पूछी जा सकती है कि किस दिन को उन्होंने, मतलब ये जो सेशल्स का राष्ट्रीय दिवस था या सेशल्स का स्वतंत्रता दिवस जब मनाया गया है, तो वहाँ पर वो कौन सी तारीख थी जहाँ पीएम मोदी शामिल थे, तो 29 जून को वहाँ पर शामिल थे, ठीक है, 29 जून 2026 को। और या तो ऐसे बन सकता है कि हाल ही में किस देश के स्वतंत्रता दिवस में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे, तो याद रखिएगा सेशल्स के, ठीक है। सेशल्स की भी जो कैपिटल है वो विक्टोरिया है और उसके जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स को तेज गति वाला स्वदेशी पोत सौंपा है, PSLESPVR, ठीक है। तो ये करके इन्होंने भेजा है। यह पोत सेशल्स की समुद्री निगरानी व उसकी गश्त को मजबूत करेगा। इसके साथ ही उनको कार भी दी हैं, 6 एम्बुलेंस भी दी हैं, 500 मीट्रिक टन चावल भी दिया गया है और 8500 मीट्रिक टन सीमेंट की भी आपूर्ति की गई है। तो ये सीमेंट भी याद रखना है कि सीमेंट भी इन्हें भेजा गया है सेशल्स को। अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे छोटा देश होने के बावजूद राजनीतिक नजरिए से सेशल्स भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसे, क्योंकि सेशल्स जो है ये 115 द्वीपों से मिलकर बना है। ये तो आपने देखा ही था कि ये हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है और अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। तो 2 फैक्ट तो आपको यहीं पे मिल जाते हैं। ये द्वीप एक ही जगह पर इकट्ठा होने के बजाय समुद्र के एक बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। सेशल्स की कुल आबादी में 1.20 लाख में से 5% आबादी जो है वो भारतीयों की है। तो अगर हम डायस्पोरा की बात करेंगे, ठीक है, जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशन में डायस्पोरा करके टर्म पढ़ते हो, तो जो डायस्पोरा है सेशल्स में, अगर हम उसकी बात करें तो 5% आबादी है कुल आबादी में, किसकी, भारतीयों की। इनके बीच में कितने समझौते हुए, तो 9 महत्वपूर्ण समझौतों पर बात हुई है, ठीक। अब ये प्रमुख समझौते यहाँ पर दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं थोड़ा। एक तो डिजिटल भुगतान यानी यूपीआई की, जहाँ भी जाते हैं आजकल यूपीआई की बात तो होती ही होती है, ठीक है। तो एनपीसीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ सेशल्स के बीच समझौता हुआ है, जिससे सेशल्स में यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू हो सकेगी। यानी जब आप सेशल्स जाओगे तो वहाँ पर यूपीआई से पेमेंट कर सकोगे। विदेशी सेवा संस्थानों के बीच एमओयू हुआ है। सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस और सेशल्स के विदेश मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। किनके बीच हुआ है, विदेशी जो सेवा संस्थान है उनके बीच, मतलब भारत का जो सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस है और जो सेशल्स का विदेश मंत्रालय है उसके बीच में। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या है, जन औषधि योजना को सेशल्स में विस्तारित करने सहित गुणवत्तापूर्ण और सस्ती भारतीय दवाओं तक सेशल्स की पहुंच में सुधार करने के लिए HLL, ठीक है, क्या है, HLL लाइफ केयर लिमिटेड और सेशल्स के स्वास्थ्य मंत्रालय में समझौता हुआ है। ये ध्यान रखना है किसके लिए, किसके बीच समझौता हुआ है, तो HLL और स्वास्थ्य मंत्रालय, सेशल्स का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके बीच में समझौता हुआ है। प्रत्यर्पण संधि की बात करें तो दोनों देशों के बीच अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर अंतरिक्ष सहयोग समझौते की अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग बढ़ाने को दोनों देशों में एक औपचारिक समझौता भी किया गया है, ठीक है। क्या हुआ है कि ये भाई इन्होंने कहा है कि हम अंतरिक्ष में भी सहयोग बढ़ाएंगे, भारत और सेशल्स, उसके बीच में एक समझौता हुआ है। लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करें तो भारतीय एग्जिम बैंक के साथ विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एक व्यापक अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता किया गया है।
वित्तीय सहायता की अगर हम बात करें तो भारत सेशल्स को कितना पैसा दे रहा है, 1250 करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक पैकेज सुविधा देने की घोषणा की है, $175 मिलियन। ये आपसे पूछा जा सकता है कितनी सहायता दी है, रुपए में पूछे तो बता देना 1250 करोड़ रुपए, डॉलर में पूछे तो $175 मिलियन, ठीक है, जिसमें $125 मिलियन की रकम लाइन ऑफ क्रेडिट और $50 मिलियन की जो रकम है वो अनुदान राशि है, ठीक है। फिर मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान मिला है। तो सेशल्स ने पीएम नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, ये यहाँ से इतना ध्यान रखना कि भाई ये गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन है, ये कहाँ का है, सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है, सर्वोच्च सम्मान है सेशल्स का, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, वो दिया गया है पीएम मोदी को। सेशल्स के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर पैट्रिक हरमनी, इन्होंने पीएम मोदी को 28 जून 2026 को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की संसद, इसका नाम क्या है, नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली को संबोधित किया। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की संसद यानी नेशनल असेंबली को संबोधित करके भारत के पहले प्रधानमंत्री का पद मतलब जो भी है गौरवान्वित किया है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान रखना कि सेशल्स की संसद है नेशनल असेंबली, उसको इन्होंने संबोधित किया और ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री। फिर क्या है, चीन का लाइन साइन, ये सुपर कंप्यूटर टॉप 500 सूची में शीर्ष पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 23 जून 2026 को जर्मनी के हैम्बर्ग में जारी टॉप 500 सूची आई थी, इसका 67वां संस्करण था और इसमें चीन का जो लाइन साइन है सुपर कंप्यूटर, ये पहले स्थान पर है। आपसे अगर पूछेगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल पूछने नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है कि कौन सा कंप्यूटर जो है उसने टॉप 500 सूची में पहला स्थान पाया है। तो याद रखिएगा लाइन शाइन, जो कि किसका है, चाइना का है। बाकी इसमें जो भी है वो सब हटा दीजिए। फिर लाइनसाइन ने अमेरिका के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित एल कैपिटन को पीछे छोड़ दिया है। तो एल कैपिटन जो था अमेरिका का, उसको पीछे छोड़ के लाइनसाइन नंबर 1 पर आ गया है, ठीक है। फिर है वॉशिंगटन में द्वितीय पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है आपको कि जो द्वितीय, ठीक है, द्वितीय पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, वॉशिंगटन में हुआ है। फिर अमेरिका के वॉशिंगटन में 25 से 26 जून 2026 को, ठीक है, जब हम संविधान हत्या दिवस इधर 25 जून को मनाते हैं, मतलब इमरजेंसी वाला, तो उस दिन अमेरिका में क्या हो रहा था, अमेरिका में चल रहा था पैक्स सिलिका, ठीक है। तो याद रखना अमेरिका के वॉशिंगटन में 25 से 26 जून 2026 को दूसरा पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत समेत 35 देशों ने एआई प्रौद्योगिकी को गति देने के लिए विश्वसनीय और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास की अमेरिकी पहल का समर्थन कर साझा घोषणा पत्र भी हस्ताक्षर किए हैं। क्यों, ठीक है, इसमें भारत भी शामिल था, भारत के साथ 35 देश शामिल थे इसमें, और एआई प्रौद्योगिकी जो है उन्हें गति देने के लिए बेसिकली ये था। सम्मेलन के दौरान अर्जेंटीना, जर्मनी, नीदरलैंड, चिली, कोस्टारिका, यूनान, कजाकिस्तान, पनामा, यूरोपीय संघ भी पैक्स सिलिका पहल से जुड़ गए हैं। तो यूरोपीय संघ भी जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जब सब लोग जुड़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, जो सारे लोग इसमें आके जुड़ रहे हैं। तो पैक्स सिलिका पहल अमेरिका के नेतृत्व, तो मतलब ये जो पैक्स सिलिका पहल है, इनिशिएटिव है, किसने शुरू किया था, अमेरिका ने शुरू किया था, और ये प्रमुख वैश्विक गठबंधन और रणनीतिक पहल है। बेसिकली जो दुर्लभ मृदा तत्व या रेयर अर्थ मटीरियल आप सुनते हो, ठीक है, उन पे जो मोनोपोली है वो चाइना की है। चाइना अगर सप्लाई रोक देता है तो बेसिकली क्या होता है कि सारी चीज़ें मतलब जो यूज़ होते हैं, बेसिकली ये जो हम यूज़ करते हैं चिप वगैरह में, वहाँ पर ये मटीरियल यूज़ होता है और वो सारी चीज़ें महंगी होने लगती हैं, ठीक है। ये आपने बीच में कई बार देखा होगा, चाइना ने ऐसा काम किया है। तो इसके लिए भी इसमें यही है कि सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक आपूर्ति श्रृंखला जो है वो डेवलप की जाएगी, ताकि अगर कुछ ऐसा शॉर्टेज वाला मामला है तो जो भी इस पहल में शामिल देश हैं वो इन सारी चीज़ों को आपस में शेयर कर सकें। भारत फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान इस पहल में शामिल हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत कब शामिल हुआ है, भारत फरवरी 2026 में शामिल हुआ था, ठीक है। पैक्स सिलिका पहल का पहला सम्मेलन दिसंबर 2025 में वॉशिंगटन डीसी में ही हुआ था, यानी जो पहला सम्मेलन है वो भी वॉशिंगटन में हुआ था दिसंबर 2025 में। जो दूसरा पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन है वो भी वॉशिंगटन में हुआ है, लेकिन वो हुआ है 25 से 26 जून 2026 को। इन 6 महीने के घटनाक्रम में एक चीज़ कॉमन हुई है कि फरवरी 2026 में भारत जो है इस पहल में शामिल हो गया है, ठीक है। फिर है 11वें आवर ओशन सम्मेलन में मोम्बासा घोषणा को स्वीकारा गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है भाई, ये मोम्बासा डिक्लेरेशन क्या है, जैसे आप पढ़ लेते हो ना नैरोबी घोषणा पत्र, ठीक है, याकोहामा रणनीति, सेंडाई फ्रेमवर्क, ऐसे ही ये जो मोम्बासा घोषणा है ये आपके लिए जरूरी हो जाएगी। अब देखते हैं, तो केन्या के मोम्बासा शहर में 16 से 18 जून 2026 के बीच आयोजित 11वें आवर ओशन सम्मेलन, आवर ओशन कॉन्फ्रेंस OOC के दौरान मोम्बासा घोषणा को स्वीकार किया गया। तो पहले हम सिंपल सी चीज़ ये देख लेते हैं कि भाई ये जो आवर ओशन ये कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, आवर ओशन सम्मेलन, ठीक है,
ये कहाँ हुई है? तो इसका संस्करण था 11वां और इसका आयोजन हुआ केन्या के मोम्बासा में। तो अब सिंपल सी बात है, आप इतना ध्यान रखो कि भाई मोम्बासा डिक्लेरेशन वहीं से निकला जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, ठीक है। जहाँ पे जो सम्मेलन हो रहा होगा वहाँ से अगर कोई घोषणा पत्र साझा हुआ है तो उसी का नाम पड़ जाता है। तो अवर ओशन सम्मेलन अगर आ जाए तो बता देना आपने कि कहाँ हुआ है, मोम्बासा, केन्या का मोम्बासा शहर है, वहाँ 16 से 18 जून को इसका आयोजन किया गया और वहीं से आती है मोम्बासा डिक्लेरेशन। अब वो क्या है? इस सम्मेलन में अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कैरेबियन और प्रशांत क्षेत्र के 15 देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है, ठीक है। इसका उद्देश्य है अवैध मत्स्य यानी इलीगल जो फिशिंग है उसके विरुद्ध वैश्विक सहयोग को मजबूत करना और मत्स्य क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। तो काम की चीज़ें आपके लिए यही है कि ये जो मोम्बासा डिक्लेरेशन है ये बेसिकली किससे रिलेट करता है? ये जो इलीगल फिशिंग होती है, अवैध जो मत्स्यन होता है उसको रोकने के लिए, और जो ये मत्स्य वाला इंडस्ट्री है, ठीक है, मत्स्य सेक्टर जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए बेसिकली मोम्बासा डिक्लेरेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आई हैं। जब आप कहीं मत्स्य क्षेत्र से अगर फिशिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ लिख रहे होगे, ठीक है, तो वहाँ पर भाई मोम्बासा डिक्लेरेशन एज अ कीवर्ड्स आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना। सिंपल सी बात है, अगर साझेदारी है इसमें कई देशों की तो वो आपस में डेटा तो शेयर ही होगा, तो अप्लाइड पार्ट होगा, अगर वो आएगा भी तो आप आराम से कर लोगे। लेकिन आपके लिए पीसीएस के हिसाब से अगर हम फैक्चुअल क्वेश्चन देखें तो एक तो मोम्बासा डिक्लेरेशन और अवर ओशन कॉन्फ्रेंस, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा जरूरी होंगी, ठीक है। फिर मोम्बासा घोषणा पर बेल्जियम, कैमरन, चिली, डोमिनिकन गणराज्य, फ्रांस, गाम्बिया, घाना, गिनी, लाइबेरिया, पनामा, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सोमालिया और दक्षिण कोरिया सहित 15 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। अब एक तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मोम्बासा डिक्लेरेशन है इस पर भारत ने भी साइन नहीं किया, अमेरिका ने भी नहीं किया, चाइना ने भी नहीं किया। जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं उन्होंने मोम्बासा डिक्लेरेशन पर अपना साइन नहीं किया है। तो आपको इतना ध्यान रखना कि भारत अभी इसमें बेसिकली शामिल नहीं है या इस डिक्लेरेशन को नहीं अपनाया है, ठीक है। यह घोषणा ग्लोबल चार्टर फॉर फिशरीज ट्रांसपेरेंसी को भी समर्थन प्रदान करती है। अब आगे चलते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027, जो हर बार हर पेपर के टाइम पे ये मुंह बाएं खड़ा ही रहता है ना। तो जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 है, ये 18 जून कब जारी हुई आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसमें भारत की 52 यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 निकली है, ठीक है, इसमें भारत की कितनी, तो 52 जो यूनिवर्सिटी हैं उनको इसमें स्थान मिला है। इसके साथ ही भारत अमेरिका, यूके, चीन और जर्मनी के बाद विश्व का 5वां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला हायर एजुकेशन सिस्टम बन गया है। तो 5वें नंबर पर आता है हायर एजुकेशन के मामले में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कौन, भारत 5वें नंबर पर है हायर एजुकेशन के मामले में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में लगातार 15वें वर्ष अमेरिका का जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। तो आप जितनी बार मतलब पहले भी याद कर चुके हो, आंख बंद करके आप मैसाचुसेट्स मार सकते हो, जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, इसने पहली रैंक हासिल की है। भारत के संदर्भ में देखेंगे तो IIT दिल्ली जो भारत में उसकी रैंक 1 है, लेकिन अगर हम ग्लोबली रैंक देखेंगे तो 118 है, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, अब यहाँ से हम पूरी राम कहानी जो है ये छोड़ देते हैं, जो आगे टेबल बनी है वही पढ़ लेंगे। तो दुनिया की अगर हम टॉप 10 यूनिवर्सिटी की बात करें तो नंबर 1 पर क्या है, MIT है यानी मैसाचुसेट्स, है ना, कहाँ की, अमेरिका की है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ये अमेरिका की है। नंबर 3 पर आता है इंपीरियल कॉलेज लंदन, ये कहाँ का है, UK। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये UK, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आती है अमेरिका नंबर 5 पर। तो अगर क्वेश्चन बन जाए ऐसे कि भाई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में, ठीक है, जो जारी की गई है उसमें दुनिया के शीर्ष 5 यूनिवर्सिटी में 3 अमेरिका की हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि जो टॉप 5 में 3 जो हैं वो अमेरिका की हैं, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर और नंबर 5 पर, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मन ही मन फ्रेम करने पड़ेंगे, ठीक। फिर भारत के शीर्ष संस्थानों की रैंक की बात करें तो हमने देखा कि ग्लोबली जो है रैंक कितनी है, 118 है IIT दिल्ली की, उसके बाद 134 IIT बॉम्बे की, 170 है IIT मद्रास की, ठीक। तो यही आपको 3 याद रखना है बेसिकली, और ऐसे अगर हम चाहें तो IIT दिल्ली याद रख सकते हैं कि भारत में जो इसकी रैंक है वो पहले, अगर हम भारत के संदर्भ में देखेंगे कि भारत का कौन सा संस्थान इसमें नंबर 1 पर है तो वो IIT दिल्ली हो जाएगा, लेकिन उसकी ग्लोबली रैंक कितनी है, 118 है। अब चलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI, इति, ठीक। तो ये जो इति करके रिपोर्ट आती है ये कौन जारी करता है, वेफ जारी करता है, इति जारी करता है वेफ, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है, कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक। तो ऊर्जा से आपको ये ध्यान रखना है, इकोनॉमिक फोरम, ऊर्जा, एनर्जी और इकोनॉमिक यानी विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके आप बता देंगे, अगर कभी पूछा भी जाए कि ऊर्जा सूचकांक कौन जारी करता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
फिर इसने 44 संकेतकों के उपयोग करके 120 देशों की ऊर्जा प्रणालियों पर नजर रखता है, मतलब 120 देशों की बेसिकली जो ऊर्जा प्रणाली है उनको इसमें शामिल किया गया है, आकलन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक ऊर्जा निवेश 3.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे चलें, अगर हम आगे इसमें आ जाएगा कि इन सफलताओं के सामने कई बढ़ती हुई बाधाएं भी हैं, जिनमें ग्रिड पर दबाव बहुत पड़ रहा है, परमिट मिलने में देरी हो रही है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में लगातार बने रहने वाला कम निवेश शामिल है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन यही बन गया कि भाई जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है वो कौन सी संस्था या कौन सा संगठन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर ये राम कहानी जो लिखी है वो आगे टेबल में भी लिखी है, तो हम वहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के शीर्ष 10 देशों की तालिका दी हुई है। हम 10 ना याद करके क्या करते हैं, टॉप 5 जो हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो नंबर 1 पर आ जाएगा स्वीडन। तो संक्रमण में कौन है, स्वीडन है, स्वीडन नंबर 1 पर आ जाएगा। नंबर 2 पर आपको मिल जाएगा फिनलैंड। ठीक है, नंबर 3 पर डेनमार्क मिल जाएगा, नंबर 4 पर एस्टोनिया, नंबर 5 पर नॉर्वे। अब हमें क्या देखना है कि स्वीडन का खाली स्कोर देख लेते हैं कितना है, 75.3 है। और अगर बहुत ज्यादा वाहियात वाला बनाने वाला हुआ कि रुक अब बेटा तुझे बताता हूं, तो फिनलैंड का भी देख लो, 74.1। अब हम चलेंगे अपने देश भारत पर कि भाई भारत की रैंक क्या है और उसका स्कोर क्या है। तो भारत कई संक्रमण मापदंडों में सुधारों को दर्शाते हुए 54.9 के समग्र स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर रैंक कितनी है, 70वीं रैंक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, भारत की जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में रैंक है इति में, ये कितनी है, ये है 70 और स्कोर कितना है 54.9। ठीक, 54.9 है और रैंक है 70, ये आपको रट लेना है। फिर आगे चलें। G20 के 6 शीर्ष 20 देशों में शामिल हैं, जिनमें जर्मनी 9वां, फ्रांस 10, यूके 11, चाइना 14, ब्राज़ील 17 और अमेरिका 19वें स्थान पर है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, बाकी इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। फिर अगला टॉपिक है अमेरिका ईरान के बीच 14 बिंदुओं वाला शांति समझौता हुआ है, जो अभी फिलहाल शांति नहीं रह गई है। अगर ये क्वेश्चन बनेगा भी तो ये मेंस के हिसाब से बन सकता है कि भाई इनके बीच में जो शांति समझौता हुआ उनके क्या क्या बिंदु थे। ठीक है, कितने बिंदु थे, तो 14 थे, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुई, फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में। ठीक है, वर्साय पैलेस में 17 जून 2026 को, ये डेट आपने ध्यान रखना है। अमेरिका ईरान शांति समझौते पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए, वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने समझौते पर तेहरान में हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इनने कर दिया था फ्रांस में ही, लेकिन जो ईरानी राष्ट्रपति उनने बोला हम तेहरान में करेंगे, अपनी राजधानी में। अमेरिका ईरान के बीच जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है उसमें कुल 800 शब्द हैं। अब ये आपको शब्द याद रखो, कितनी लाइनें हैं, कितनी मात्राएं लगी हैं। मतलब ये करंट वाले भी एकदम भयावह दिखाते रहते हैं कि हाँ भाई ये भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी अगर चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपको उस क्वेश्चन को प्रणाम करना है और आगे निकल जाना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत रेयर चांस है कि किसी का तुक्के में सही हो जाए तो हो जाए। ठीक, फिर आगे चलते हैं। संयुक्त, अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है, ये जो 14 दिए हुए हैं इनकी बात की गई है, तो वही है। अभी इनमें फिलहाल कोई शांति नहीं रह गई है। अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा एक बाध्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से अपनाया जाएगा। जब ये बाध्यकारी हो जाएगा तब आपके लिए जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने देखना हो तो देख लीजिएगा। बाकी ये ध्यान रखना है कि कब हुआ था ये समझौता, 14 बिंदु थे इसमें, और कहाँ हुआ, तो फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में 17 जून को। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आता है फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत 13वें स्थान पर है। क्या है, फ्यूचर स्किल्स है। ठीक है, भविष्य में जो कौशल है उसका सूचकांक निकाला गया है और उसमें भारत आया 13वें स्थान पर। फिर तो यहाँ पर हम देखते हैं 23 जून 2026 को जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में। अब QS यहाँ पर लिख गया। ठीक, तो ये याद रखना आपने, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी क्वार्टरली साइमंड्स के द्वारा ये इंडेक्स जो है वो निकाला गया है। जैसे हमने देखा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ऐसे ही है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। ठीक है, इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है, 13वीं रैंक मिली है। आगे चलते हैं। भारत ने फ्यूचर ऑफ वर्क एक कैटेगरी है, इसमें विश्व स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर भी इन्होंने एक कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरी बना दी है। ठीक है, फ्यूचर ऑफ वर्क, इसमें भारत 5वें स्थान पर है। अगर ओवरऑल की हमने बात की है तो उसमें 13वें नंबर पर है। फिर QS यानी क्वार्टरली साइमंड्स द्वारा जारी किया गया यह सूचकांक 89 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है, यानी जो 89 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका मूल्यांकन करता है। और भारत ने इस सूचकांक में 89.4 का समग्र स्कोर दर्ज किया है। ठीक है, समग्र स्कोर कितना है, 89.4 है भारत का, ये आपको ध्यान रखना है। फिर शीर्ष 25 में सबसे उच्च रैंक वाला निम्न मध्यम आय वाला देश बन गया है। फिर आगे चलते हैं। भारत का 4 स्तंभों में प्रदर्शन इस प्रकार रहा है, यानी इसके जो 4 स्तंभ हैं, अगर हम बात करें कौशल संरेखण तो 82.7 स्कोर था, ग्लोबली रैंक है 18। शैक्षणिक तत्परता 85.7 स्कोर था और ग्लोबली रैंक है 17।
कार्य का भविष्य, ठीक है, फ्यूचर ऑफ, यहाँ हमने देखा था फ्यूचर ऑफ वर्क, स्कोर है 96 और भारत की जो रैंक है वो 5वीं है। आर्थिक परिवर्तन 93.3, ठीक है, ग्लोबली रैंक है 13वां, और समग्र स्कोर है 89.4, विश्व स्तर पर 13वां स्थान। काम की चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है, यहीं से अगर सवाल बनना होगा तो बन जाएगा। बाकी ये जो 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभ की 4 रैंक अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी बात है बेसिकली। लेकिन आपको ये समग्र स्कोर वाला ध्यान रखना है, इन 4 के चक्कर में ये वाला भूल न जाना, है ना। फिर इंडेक्स में शामिल शीर्ष 15 देशों की अगर हम बात करें तो हम 15 न जान के खाली 5 देखेंगे ऊपर वाले, और एक अपना भारत देख लेंगे, बाकी हम चलेंगे एकदम चौड़ से। फिर क्या है, भारत को 13वां स्थान मिला है। ये एक बार फिर से रिवाइज मार लो कि भाई फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत की रैंक है 13वीं। जारी किसने किया है? क्वाक्वायरली साइमंड्स के द्वारा जारी किया गया है। अब हम देखेंगे इंडेक्स में शामिल जो टॉप 5 कंट्री हैं वो। इसमें अगर हम पहली रैंक की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, जो फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में है, इसमें नंबर 1 पर कौन है? अमेरिका है, और इसका स्कोर कितना है? 100 है। नंबर 2 पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पर आ जाएगा यूनाइटेड किंगडम, नंबर 4 पर जर्मनी, और नंबर 5 पर है कनाडा। तो फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में टॉप 5 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो नंबर 1 पर यूएसए, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके, और फिर जर्मनी, इसके बाद कनाडा। नंबर 13 पर है भारत, और इसका समग्र स्कोर कितना है? 82.7। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है 52वां G7 देशों का शिखर सम्मेलन 2026। तो ये 2026 हुआ है, 52वां संस्करण था, G7 देशों का शिखर सम्मेलन था। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि भाई ये कहाँ हुआ है। इस पे सवाल पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं कहाँ पर हुआ है। फ्रांस के एवियन लेस बैंस में, ठीक है, कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है G7 देशों का शिखर सम्मेलन, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि फ्रांस के एवियन लेस बैंस में 15 से 17 जून 2026 के बीच में, कब से कब तक? 15 से 17 जून के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है? फ्रांस के एवियन लेस बैंस में हुआ है, ठीक है। फिर फ्रांस की अध्यक्षता वाले इस शिखर सम्मेलन में इंटेलिजेंस, वैश्विक स्वास्थ्य, आर्थिक संकट और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस बार का G7 समिट भारत के लिए भी बेहद खास रहा, क्योंकि भारत ने लगातार 13वीं बार आउटरीच पार्टनर कंट्री के रूप में इसमें हिस्सा लिया है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई भारत जो है वो कैसे इसमें शामिल हुआ है। तो आउटरीच पार्टनर कंट्री के रूप में लगातार 13वीं बार भारत इसमें शामिल हुआ है। G7 सम्मेलन 2026 का मुख्य विषय क्या था? वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मेजर इंटरनेशनल चैलेंजेस, ठीक है। तो ये इसका मुख्य विषय था, क्या था? कि वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मेजर इंटरनेशनल चैलेंज। अगर ये कहीं आ जाए कि हमें साथ काम करना है, तो ये जो इंटरनेशनल चैलेंज हैं इन पे काम करने के लिए, इनको पहचानने के लिए, एड्रेस करने के लिए, तो आपने ध्यान रखना है ये G7 का क्या हो जाएगा? मुख्य विषय हो जाएगा। G7 समिट 2026 के समापन पर 13 बड़े निर्णय लिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच प्रारंभिक समझौते का समर्थन करना होगा, ठीक है। उसके अलावा यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य और एयर डिफेंस सहायता देने की घोषणा की गई है। इबोला और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए संयुक्त स्वास्थ्य रणनीति है। बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार AI विकास के लिए नई पहल है। फिर इबोला संकट से निपटने के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक सहायता देने की प्रतिबद्धता की गई है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि लेबनान संकट पर तत्काल युद्ध विराम और क्षेत्रीय स्थिरता की अपील की गई है, ठीक है। भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कहाँ हुआ है? फ्रांस के एवियन शहर में हुआ है, और ये कब से कब तक हुआ? 15 से 17 जून के बीच में हुआ। 52वें शिखर सम्मेलन या G7 कंट्रीज देशों का जो शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है, देशों का शिखर सम्मेलन, ये इसकी अध्यक्षता किसने की है? फ्रांस ने की है। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा। तो फ्रांस भी चले गए हैं और स्लोवाकिया भी चले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 18 जून 2026, ठीक है, 13 से 18 जून 2026 के बीच फ्रांस और स्लोवाकिया की महत्वपूर्ण द्विपक्षीय यात्रा की है। कब गए हैं? अब यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग, ठीक है। तो फ्रांस की अगर हम बात करें तो 13 से 14 जून तक इन्होंने फ्रांस की यात्रा की है। फ्रांस के शहर नीस में राष्ट्रपति मैक्रो के साथ भारत इनोवेट्स कार्यक्रम के उद्घाटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भारत इनोवेट्स कार्यक्रम है ये कहाँ मनाया गया है? नीस, फ्रांस में मनाया गया है, और 14 जून 2026 को, ठीक है। फ्रांस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्देश्य है दोनों देशों के स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड को एक मंच पर लाना। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भारत फ्रांस नवाचार वर्ष, जो कि 2026 है, इसे गति देने पर व्यापक चर्चा की है। 13 प्रमुख समझौतों पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। बाकी आगे देखते हैं समझौते में महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे हैं। पेरिस के बाद अब नीस में भी UPI के जरिए भुगतान की सुविधा जारी होगी। यानी पहले पेरिस पे एफिल टावर के ऊपर ये UPI वाला दिखाया गया था मामला। अब नीस जो शहर है जहां पर भारत इनोवेट्स कार्यक्रम हुआ है, वहां पर भी UPI के जरिए भुगतान किया जा सकेगा।
कानपुर में एरोनॉटिक्स स्किल का नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ बनाया जाएगा? एरोनॉटिक्स स्किल का नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? कानपुर में। और इसमें सहयोग कौन कर रहा है? फ्रांस सहयोग कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। द्विपक्षीय व्यापार को 5 वर्ष में दोगुना करने के लिए उच्च स्तरीय तंत्र बनेगा। विमानन और रेलवे सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीके खोजे जाएंगे। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सहयोग बढ़ाने के लिए भारत फ्रांस एआई वर्किंग ग्रुप बनेगा। फिर फ्रांसीसी विश्वविद्यालय भारतीय संस्थानों में एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कैंपस खोलेंगे। पेरिस के स्टार्टअप केंद्र स्टेशन एफ में 10 अतिरिक्त भारतीय स्टार्टअप शामिल होंगे। पेरिस के सैकले विश्वविद्यालय में एआई नवाचार संस्कृति पर पीठ बनेगी। फिर अपनी फ्रांस यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने 16 से 18 जून के बीच फ्रांस के एवियन लेस्बैन शहर में जो G7 समिट थी उसमें भी हिस्सा लिया है। ठीक है, स्लोवाकिया की बात करें तो 14 से 16 जून को स्लोवाकिया की यात्रा के क्रम में 14 जून को राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे थे। ठीक है, स्लोवाकिया की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? ब्रातिस्लावा। और इसके जो स्लोवाक समकक्ष हैं, ठीक है, रॉबर्ट फिको के बीच 15 जून को हुई, यानी जो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री वो रॉबर्ट फिको हैं। 15 जून को ही इन्होंने प्रतिनिधिमंडल पर वार्ता की है। 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, वो हम सीधे यहाँ पर चलते हैं। प्रौद्योगिकी में सहयोग के तहत स्लोवाकिया के एक विश्वविद्यालय में एआई पर इंडिया चेयर की स्थापना की घोषणा की गई है। ठीक है, क्या है? कहाँ पर? स्लोवाकिया के एक विश्वविद्यालय में एआई पर इंडिया चेयर की स्थापना की घोषणा की गई है। 11 महत्वपूर्ण समझौते कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। संप्रवासन के क्षेत्र में सहयोग हुआ है, रक्षा क्षेत्र में हुआ है, डिजिटल प्रौद्योगिकी में हुआ है, ऑडियो विजुअल के सृजन पर समझौता ज्ञापन हुआ है। उसके अलावा कोसिसे यूनिवर्सिटी में एआई क्षेत्र में आईसीसीआर चेयर स्थापित करने पर सहमति हुई है। क्वांटम कम्युनिकेशन में समझौता हुआ है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे, आयुष मंत्रालय और स्लोवाक हेल्थ स्पा पिएस्टानी के बीच समझौता हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके बीच में? जो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे है, आयुष मंत्रालय और स्लोवाक हेल्थ स्पा पिएस्टानी के बीच समझौता हुआ है। छात्रों के आदान प्रदान के लिए आईआईटी दिल्ली और स्लोवाक तकनीकी विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। पर्यटन ऑपरेटर संघों के बीच में हुआ है। स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं पीटर पेलिग्रिनी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पीटर पेलिग्रिनी है स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, ठीक है, तो ये डबल इंजन वाली सरकार है ना, ऐसा इनका स्लोगन रहता है। तो ऐसे डबल क्रॉस अगर आ जाए तो किसका है? स्लोवाकिया का है। ठीक है, तो वहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो 16 जून को मिला है और ये कहाँ का है? स्लोवाकिया का है। ठीक है, अगला टॉपिक है कि ऑक्सफोर्ड अध्ययन में भारत वैश्विक ताप संवेदनशीलता सूची में शीर्ष पर है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट निकाली, उसमें बताया कि दुनिया के 50 सबसे अधिक जो ताप संवेदनशील यानी हीट वनरेबल शहर हैं उनमें भारत के शहरों की संख्या कितनी है? सबसे अधिक 14 है। तो यहाँ इन्होंने टॉप 50 निकाला, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, और उसमें भारत के शहरों की संख्या निकली है 14। ठीक, अब ये रिपोर्ट का नाम क्या था? मूविंग बियॉन्ड एक्सपोजर, अ ग्लोबली कंपेरेबल फ्रेमवर्क फॉर हीट रिस्क असेसमेंट इन सिटीज। ठीक है, ये शीर्षक से रिपोर्ट निकाली किसने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। फिर यहाँ पर बताएं अगर हम, तो इस अध्ययन में 3 कारकों के माध्यम से हीट रिस्क को नापा गया है। अगर 3 पैरामीटर जो है उन पर नापा गया है कि हीट रिस्क कैसा है। तो वे 3 पैरामीटर क्या है? एक तो है अत्यधिक तापमान का जोखिम, सामाजिक संवेदनशीलता और गर्मी का सामना करने की क्षमता। ठीक है, शीर्ष 50 सबसे अधिक ताप संवेदनशील शहरों में 14 शहरों के साथ भारत इस सूची में कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है नाइजीरिया और इसके 5 शहर हैं। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। ठीक है, तो नंबर 1 है भारत, नंबर 2 पर है नाइजीरिया और नंबर 3 पर है पाकिस्तान। ताप संवेदनशील भारतीय शहरों में अहमदाबाद वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। तो ये ध्यान रखना है, वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो अहमदाबाद दूसरे स्थान पर है। इसके बाद नागपुर चौथे, मदुराई 7वें, भोपाल 15वें और कानपुर 20वें स्थान पर है। शीर्ष 50 में शामिल भारतीय शहरों में महाराष्ट्र से सबसे अधिक शहर हैं, नागपुर, पुणे और मुंबई। इसके बाद तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 2-2 शहर शामिल हैं। बहुत कम चांसेस रहेंगे कि यहाँ से कुछ सवाल बनता है। अगर आप इसको आंसर राइटिंग में कोट कर पाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक देख लेते हैं 10 सबसे अधिक ताप संवेदनशील शहर। तो नंबर 1 पर कौन है? अल्ब्रास है, हमने देखा था ये इराक का है। ठीक है, ये हमने देखा था कि अहमदाबाद नंबर 2 पर है। तो ये जो 10 सबसे अधिक ताप संवेदनशील शहर हैं ये वाला आपने ध्यान रखना है कि नंबर 1 पर अल्ब्रास हो जाएगा जो कि इराक से संबंधित है। नंबर 2 पर अहमदाबाद भारत, नंबर 3 पर बमाको माली और नंबर 4 पर नागपुर भारत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। शीर्ष 50 में शामिल भारत के 14 शहरों में और कौन है? एक तो जयपुर हो जाएगा 11 नंबर पे, लखनऊ 12 नंबर पर, चेन्नई 13 और मुंबई 14। तो आपको ये वाली फिलहाल टेबल टॉप 4 तक याद रखनी है। बाकी लखनऊ की अगर हम बात करें तो इसमें 12वें नंबर पर है। फिर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किया गया है। यूएनएससी के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर, उनका निर्वाचन हुआ है।
तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी उनगा ने 3 जून 2026 को हुए चुनाव में ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा जिम्बाब्वे को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना है। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, ऑस्ट्रिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, पुर्तगाल हो गया, त्रिनिदाद और टोबैगो हो गया तथा जिम्बाब्वे, ठीक है, इनको मिला है ये इन देशों का निर्वाचन हुआ है, ठीक है, सुरक्षा परिषद में। इन देशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2028 को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। नवनिर्वाचित देश हैं डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे मतलब बहुत रेयर चांसेस है कि पूछा जाए कि भाई किसका स्थान ले रहे हैं। बाकी आपको ये ध्यान रखना है, एक तो इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2028 तक। बाकी कौन से देश जो है मतलब किन देशों का निर्वाचन हुआ है वो हो जाएंगे ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल और उसके साथ त्रिनिदाद और टोबैगो और फिर आ जाएगा जिम्बाब्वे, ठीक है। हाल ही में हुए चुनाव में किर्गिस्तान को अपने इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो काम की चीज़ आपके ये निकलेगी कि भाई हाल ही में जो सुरक्षा परिषद के लिए चुनाव हुए हैं अस्थायी सदस्यों के, उसमें से किस देश को पहली बार अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो याद रखिएगा किर्गिस्तान को, ठीक है। फिर यहाँ पर यूएनएससी का थोड़ा सा बेसिक दिया हुआ है कि भाई यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका ये स्थायी सदस्य हैं, जिनके बारे में आपको पता होगा। इनके पास वीटो पावर होती है, जबकि 10 अस्थायी सदस्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से चुने जाते हैं। इनमें से 5 सदस्य हर वर्ष बदले जाते हैं। हर वर्ष 5 सदस्य बदले जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अमेरिका ने अपने सबसे बड़े सैन्य कमान से इंडो शब्द हटाया है। तो अमेरिका ने अपने 8 साल पुराने निर्णय को पलटते हुए 16 जून 2026 को यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है। नाम इसका था यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, अब इसका नाम क्या कर दिया है? यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है। बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर आपका मन करे, इच्छा हो, श्रद्धा हो, तो आप ये वाला सेगमेंट जो है आप खुद से पीडीएफ से देख लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं आगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें, ठीक है, जीपीआई 2026 कौन जारी करता है? तो आईईपी जारी करता है, ठीक है। ये है क्या? पीस इंडेक्स है। जारी कौन कर रहा है? आईईपी यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। आईईपी अगर ये ध्यान रखोगे आप तो ये मतलब सही हो जाएगा कि कौन इसको निकालता है। 9 जून 2026 को इसने ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया है, ठीक है। इस रिपोर्ट में भारत को 163 देशों में 127वां स्थान मिला है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि 2026 में जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंक है 127। अगर हम 2025 की बात करेंगे तो भारत की रैंक थी 115। शांति आप देख ही रहे हो कि भारत में कितनी ज़्यादा है ना। फिर आइसलैंड लगातार 19वें वर्ष विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। अब ये आइसलैंड है, मतलब यहाँ के लोग ठंडे रहते हैं, तो ठंडे रहते हैं तो उनके बीच में शांति बनी रहती है। भारत में लोग ज़्यादा गर्म रहते हैं, है ना, तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो आपको कुल मिला के ऐसे ध्यान रखना है कि आइसलैंड 19वें साल लगातार शांतिपूर्ण देश बना है, ठीक है। तो नंबर 1 ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो पहली रैंक मिली है वो आइसलैंड को मिली है। भारत को रैंक मिली है वो मिली है 127, ठीक है, 127 रैंक मिली है भारत को। ग्लोबल पीस इंडेक्स विश्व में शांति की स्थिति को मापने वाला सबसे व्यापक सूचकांक है और 163 देश इसमें शामिल किए गए थे। अब ये ध्यान रखिएगा 163 देश इसमें शामिल थे, भारत 125 नंबर पर है, ठीक है। फिर यह सूचकांक 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों पर आधारित है, जिन्हें 3 प्रमुख कैटेगरी में विभाजित किया गया है। अब जो 3 पैरामीटर हैं उन पर इनको नापा जाता है। एक तो हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और तीसरा सैन्यीकरण का स्तर क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कैसे चल रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा यहाँ पर कैसी है, सोशल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। फिर आगे चले, सूचकांक में भारत के प्रदर्शन में गिरावट दर्ज की गई है, हमने देख ही लिया है, ठीक है। 127वां स्थान प्राप्त हुआ है 162 देशों में और कुल स्कोर भारत का कितना है? तो 2.409। ये आपको ध्यान रखना है कि पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 127 है, स्कोर है 2.409, ठीक। फिर सूचकांक में दक्षिण एशिया की अगर हम स्थिति की बात करें तो दक्षिण एशिया में 127, ठीक है, दक्षिण एशिया में 127, भारत 2.409 का स्कोर है। अगर हम बात करें 16 नंबर पर कौन है? भूटान, ठीक है, दक्षिण एशिया में भूटान 16 नंबर पर है। 67 पर है श्रीलंका, 111 पर है नेपाल, 117 पर है बांग्लादेश। तो अगर हम बात करेंगे कि भारत से ऊपर किसकी रैंक है तो आपको भूटान दिखेगा, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इसके अलावा 152 पाकिस्तान और 157 है अफगानिस्तान। ग्लोबल पीस इंडेक्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 10 देशों की अगर हम बात करें, मतलब टॉप 10 कंट्री जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो हम 10 ना देख के क्या देखेंगे? 5 देखेंगे। नंबर 1 पर है आइसलैंड, इसका स्कोर कितना है? 1.161, ठीक है, 1.161 आइसलैंड का स्कोर है। नंबर 2 पर न्यूजीलैंड 1.343, ठीक है। फिर
नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड 1.363। स्कोर यार वैसे याद करने की जरूरत है नहीं, अगर दिमाग घूम जाए पूछ ले तो मतलब फिर क्या ही कह सकते हो। चौथा है स्लोवानिया, ठीक है, स्लोवानिया। तो ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, टॉप 4 अगर कंट्री की बात करेंगे, नंबर 1 आइसलैंड, नंबर 2 न्यूजीलैंड, नंबर 3 स्विट्जरलैंड, नंबर 4 स्लोवानिया। और निम्नतम स्थान पाने वाले 5 देशों की अगर हम बात करें जिन्होंने रैंकिंग में सबसे निचला स्थान हासिल किया है, तो 163 टोटल कंट्रीज में शामिल है। रूस इसमें आ जाएगा, ठीक है, कौन आ जाएगा, रूस इसमें शामिल आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था, एक चीज़ ये गलत लिखी है, 162 नहीं 163 देशों में, ठीक है। तो 163 देशों में भारत को 127वां स्थान मिला है। तो यहाँ पर 163वीं रैंक किसको मिली है, रूस को दी गई है। 162 किसको मिली है, सूडान को। 161 DR कांगो को। 160 यूक्रेन। 159 इजराइल। तो कुल मिला के अगर हम 4 फैक्ट में बात करें कि भाई ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो IEP के द्वारा जारी करता है। इसमें IEP जो इसको जारी करता है, और इसमें जो पहली रैंक मिली है वो किसको मिली है, आइसलैंड को मिली है, ठीक। फिर अगर हम बात करें सबसे निचली रैंक किसको मिली है, तो सबसे निचली रैंक है 163, वो मिली है रसिया को। भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक है इसमें 127। और उसके अलावा अगर हम बात करें कितने देश इसमें शामिल थे, तो 163 देशों की सूची में भारत 127 स्थान पर है। और स्कोर कितना है, 2.409, ठीक। आगे चलते हैं, बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 की। तो 3 मई को, पहली तो बात ये ध्यान रखना कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब ये वाला जो इंडेक्स है ये सबको याद होगा, क्योंकि इतना इस पर मीम बन गया था, इतना इसको वायरल कर दिया गया था कि ये सारी चीज़ें लगभग याद ही हो गई कि भारत की रैंक कितनी है ना। तो 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। RSF करके एक संस्था है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, ये सूचकांक जारी करती है। इसने 180 देशों को इसमें शामिल किया था। 180 देश और क्षेत्रों में 100 में प्रेस स्वतंत्रता स्तर में गिरावट दर्ज की गई है, इन्होंने ऐसी बात कही है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो इसके 5 मानक हैं, मतलब ये जो रिपोर्ट है वो टोटली 5 पिलर पर डिपेंड करती है। और वो पिलर कौन से हैं, एक तो है राजनीतिक परिस्थिति, यानी वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ का विधिक ढांचा यानी लीगल जो इंफ्रा है वो कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, सोशल जो और कल्चरल जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो कैसा है, पत्रकारों वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी सुरक्षा कैसी है। तो ये कुल मिला के 5 पैरामीटर होते हैं जिन पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। पहली बार 52% से अधिक देशों को कठिन या अत्यंत गंभीर पत्रकारिता स्थिति वाले देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि रैंकिंग के 5 शीर्ष स्थान प्राप्त देश कौन से हैं, ठीक। तो ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है 2026, इसमें अगर हम बात करें पहली रैंक किसको मिली है, तो पहली रैंक मिली है नॉर्वे को। और ये आपको इसलिए याद, मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर नॉर्वे की एक पत्रकार थी जिसने भारत के जो सचिव थे उनसे सवाल किया था कि हम भारत पे ट्रस्ट क्यों करें। तो ये आपको याद हो गया होगा, है ना, कि जो पहली रैंक है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में वो नॉर्वे की है। फिर अगर हम भारत की बात करें तो भारत की रैंक हमने देखी है, भारत की रैंक कितनी है, 157, ठीक है। भारत की रैंक यहाँ पर हम आगे देखेंगे, वैसे 157 रही है। फिर रैंकिंग में सबसे निचला स्थान किसको मिला है, तो 180, ठीक है, 180 सबसे निचला स्थान मिला है इरिट्रिया को। भारत को 180 देशों में 157वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2025 में 151वां था, ठीक है। तो 2025 में कितना था, 151 था, और 2027 में भारत का स्कोर रैंक कितनी है, 157। भारत का कुल स्कोर कितना है, 31.96, याद रखिएगा 31.96। वैसे हर सूचकांक में एक तो रैंक याद रखना चैलेंज है, उसके अलावा अगर आप स्कोर याद रखेंगे तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इतना दिमाग अगर कवर कर ले। लेकिन मतलब बहुत रेयर चांसेस होंगे कि ये सारी चीज़ें बिना घालमेल के आपको याद रहें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता की अत्यंत गंभीर श्रेणी में रखा गया है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, अत्यंत गंभीर श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 मानकों की बात की गई है कि 5 मानक जिन पर ये जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है, उन पर भी अलग अलग स्कोर के साथ भारत की रैंक निकाली गई है। तो उतना ध्यान रखना, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप इसको याद रखो, लेकिन एक बार दिमाग में रखना कि 5 मानकों के आधार पर राजनीतिक परिस्थिति में अगर हम बात करें तो इसमें राजनीतिक परिस्थिति में भारत की रैंक कितनी है, 160। आर्थिक स्थिति में अगर हम बात करें तो 144 नंबर पर है। विधिक ढांचा में अगर हम बात करते हैं तो 141 पे है। सामाजिक वातावरण में अगर हम बात करें 157 में है, तथा पत्रकारों की सुरक्षा के मानक में अगर बात करें तो 158, ठीक है, 158वें स्थान पर रखा गया है। फिर भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल 87 पर है, मालदीव 108 पर है, श्रीलंका 134, भूटान 150, बांग्लादेश 152 और पाकिस्तान 153वें स्थान पर है, मतलब पाकिस्तान भी इसमें हमसे ऊपर है।
अपने पड़ोसी देशों में भारत की स्थिति केवल अफगानिस्तान जिसकी 175 है, म्यांमार तथा चीन से बेहतर है। तो कुल मिला के आपको इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि भाई ये जो आया है, ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता एक तो दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये जारी कौन करता है, आरएसएफ यानी रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये जारी किया जाता है। 180 देश इसमें शामिल किए गए थे। फिर 5 पैरामीटर होते हैं, ठीक है। वो पैरामीटर क्या है, राजनीतिक परिस्थिति, विधिक ढांचा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण कैसा है और पत्रकारों की सुरक्षा कैसी है, ठीक। अगर हम बात करें कि नंबर 1 जो पहला स्थान मिला है इस सूचकांक में वो नॉर्वे को मिला है। अगर बात करें सबसे आखिरी स्थान किसको मिला है तो इरिट्रिया को मिला है। भारत के स्थान की अगर हम बात करें तो भारत का स्कोर है 31.96, कैटेगरी है अत्यंत गंभीर और इस जो रैंक है वो कितनी है 157, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब थीम भी यहाँ पर देख लेते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 की थीम भी थी एक कि मानवाधिकार विकास और सुरक्षा हेतु प्रेस स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करते हुए शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण करना। तो शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण करना है प्रेस स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करते हुए, इतना याद रखोगे, अगर दिख जाएगा तो आराम से लगा दोगे। चीन ने दुनिया का पहला समुद्र के भीतर अंडर वाटर डेटा सेंटर लॉन्च किया है। ये सारे खुराफाती काम चाइना ही कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है दुनिया का पहला समुद्र के भीतर अंडर वाटर डेटा सेंटर, ठीक है। समुद्र के भीतर अब अंडर वाटर ही होगा, ठीक है। तो अंडर वाटर डेटा सेंटर किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है चाइना ने। दुनिया का पहला पवन ऊर्जा से चलने वाला अंडर वाटर डेटा सेंटर। अब इसकी खासियत क्या है कि ये पवन ऊर्जा से चलता है, ये समुद्र के अंदर मौजूद है। डेटा सेंटरों में पानी और बिजली बहुत अधिक खर्च होती है। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए चीन अपने डेटा सेंटरों को समुद्र के अंदर ले जा रहा है, ठीक है। यह विचार चीन को अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट नेटिक से मिला है। यह डेटा सेंटर चीन के संघाई के लिनगांग स्पेशल एरिया से 10 किलोमीटर दूर लगभग 32 फीट नीचे समुद्र में स्थित है, ठीक। डेटा सेंटर का जो परिचालन है यानी ऑपरेशन, ये ऑपरेट कौन करेगा, तो हार्ड क्लाउड टेक्नोलॉजी और सरकारी स्वामित्व वाली चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी ये संयुक्त प्रोजेक्ट के रूप में कर रही है। आपको भारत की संस्थाएं याद नहीं होती, ये वाला क्वेश्चन वो क्यों ही पूछेगा। आपको इतना ध्यान रखना है, दुनिया का पहला समुद्र के भीतर अंडर वाटर डेटा सेंटर कौन लॉन्च कर रहा है, तो ये काम कौन करता है, चाइना, ठीक है। फिर है बांग्लादेश और सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए में शामिल हो गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि आईबीसीए में कौन कौन शामिल हुआ है अभी फिलहाल, बांग्लादेश और सऊदी अरब। तो दक्षिण एशिया में वन्यजीव संरक्षण सहयोग को नई मजबूती देते हुए 24 जून 2026 को बांग्लादेश आईबीसीए में शामिल हुआ और कौन सा मेंबर बना है, तो 27 यानी 27वां सदस्य बना है आईबीसीए का बांग्लादेश, ठीक है। फिर इससे पूर्व 26 मई 2026 को सऊदी अरब आईबीसीए में 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए आईबीसीए में, अभी अगर क्रमशः पूछ लिया जाए कि कौन से 26वें और 27वें सदस्य हैं जो आईबीसीए में शामिल हुए हैं, तो 26 नंबर पर आया आपका सऊदी अरब और 27 नंबर पर आया है बांग्लादेश, ठीक है। फिर आईबीसीए की बात करें तो इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर की गई थी। बाद में 23 जनवरी 2026 को यह एक पूर्ण संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विविध इकाई के रूप में स्थापित हुआ। मुख्यालय इसका कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आईबीसीए ये कब हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था 1973 में, उसके 50 साल जब पूरे हो गए तो उसके एवज में ये इसकी स्थापना की गई है वर्ष 2023 में, ठीक है। फिर 23 जनवरी 2026 को एक ये अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया। फिर इसका जो मुख्यालय बना वो अभी फिलहाल कहाँ है, नई दिल्ली में। अभी अगर हम बात करें कि इसमें टोटल कितने देश हैं, तो 27 सदस्य देश हैं और 5 पर्यवेक्षक हैं। ऑब्जर्वर कंट्री कितनी है, 5, ठीक है। फिर यह अलायंस मुख्य रूप से 7 बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। ये जो 7 बिग कैट प्रजातियां हैं, बाघ हो गया, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, तो ये जो 5 हैं, ठीक है, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता, ये अब भारत में पाए जाते हैं। बाकी ये जो जगुआर है और जो ये प्यूमा है ये भारत में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। फिर जून 2026 तक आईबीसीए के सदस्य देश कौन से हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। वैसे तो 27 मेंबर हैं, 2-3 बार पढ़ोगे आइडिया लग जाएगा। अगर बात करें तो भारत है, ठीक है, अंगोला है, आर्मेनिया है, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मिस्र, इरिट्रिया, इस्वातिनी, इथोपिया, ग्वाटेमाला, गिनी, केन्या, लाइबेरिया, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, निकारागुआ, नाइजर, पराग्वे, रूस, रवांडा, सोमालिया, सूरीनाम, श्रीलंका और सऊदी अरब। तो अगर हम बड़ी मछलियों की बात करेंगे कि कौन सी बड़ी मछली इसमें शामिल है, तो एक तो भारत शामिल है, दूसरा रशिया शामिल है, ठीक है। और अगर सऊदी अरब को बड़ी मछली मानते हो तो सऊदी अरब भी शामिल है, पैसे को मामले में तो बड़ी मछली है ही, ठीक है, सऊदी अरब है। फिर श्रीलंका भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें
ठीक है। तो ना आपको चाइना दिखेगा, ना अमेरिका दिखेगा, ना ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, ना फ्रांस और ये इटली, ठीक है, मेलोनी भी इसमें शामिल नहीं है। तो कुल मिला के आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। 5 जो पर्यवेक्षक देशों को दर्जा मिला है वो कौन से हैं? तो कजाकिस्तान हो गया, नामीबिया हो गया, थाईलैंड हो गया, इक्वाडोर और वियतनाम, इसे भी मिला हुआ है, ठीक है। फिर कंबोडिया यूपीआई पेमेंट स्वीकार करने वाला 9वां तथा ग्रीस 10वां देश बना है। तो यहाँ पर भी चलते हैं। जून 2026 में कंबोडिया 9वां ऐसा देश बन गया है जहाँ भारतीय यात्री यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकते हैं। यह पहल कंबोडिया में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और SACLEDA बैंक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बीच साझेदारी के माध्यम से शुरू की गई थी। तो कुल मिला के ये आपको ध्यान रखना है कि कंबोडिया ऐसा 9वां देश है जहां पर यूपीआई पेमेंट लिया जाता है और ग्रीस में भी अब यूपीआई पेमेंट लिया जा रहा है। तो टोटल 10 देश हैं जहां पर अभी फिलहाल यूपीआई पेमेंट लिया जा रहा है, ठीक है। जून 2026 में ग्रीस भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई प्रणाली को स्वीकार करने वाला 10वां देश बन गया है। यह सुविधा ग्रीस के यूरो बैंक और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के बीच साझेदारी के तहत लागू की गई है। अब ग्रीस और कंबोडिया से पहले यूएई में, ठीक है, सिंगापुर में, फ्रांस में, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर और श्रीलंका में यूपीआई सुविधा का प्रयोग हो रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है? यूएई में हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका, ठीक है, और ये ग्रीस और कंबोडिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है। अगला है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026। तो देखते हैं 11 मई 2026 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन ने इसको जारी किया है। क्या है? ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट। ग्लोबल फॉरेस्ट के जो गोल्स हैं उन पर एक रिपोर्ट निकाली है किसने? संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है। विश्व को वनों की बिगड़ती स्थिति के प्रति आगाह किया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2025 के बीच में वैश्विक वन क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एक रिपोर्ट निकली थी, उसके हिसाब से 2015 से 2025 के बीच वैश्विक वन क्षेत्र में कितनी कमी दर्ज की गई है? तो लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। वैश्विक वन आवरण 2015 में 4.18 बिलियन हेक्टेयर से घटकर 2025 में 4.14 बिलियन हेक्टेयर रह गया है। कुल मिला के आपको एक कमी वाले डेटा पे ज़्यादा फोकस करना है कि कितनी कमी हो गई है, ठीक है। यहाँ पर बताया कि एक रिपोर्ट का महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि कृषि विस्तार के अतिरिक्त अब ईंधन, लकड़ी और चारकोल की बढ़ती मांग भी वन क्षरण का प्रमुख कारण बनती जा रही है, ठीक है। ये जो है लकड़ी और चारकोल की जो बढ़ती मांग है उसकी वजह से भी वनों का ह्रास हो रहा है, ठीक है। पहले ईंधन के लिए होता था, लोग लकड़ी काट के जलाते थे। अब क्या है? लकड़ियों के दरवाजे बन रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी बिल्डिंग बन रही, बिल्डिंग में दरवाजे लगेंगे, खिड़कियाँ लगेंगी, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? लकड़ी काट के ही बनेगा। तो इस वजह से वनों का क्षरण हो रहा है। दूसरा जो चारकोल की जो मांग बढ़ रही है, ठीक है, उसकी वजह से भी। फिर यह रिपोर्ट यूएनडेसा तथा यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, ये किसके द्वारा? UNFF। ये आपको ध्यान रखना है कि एक तो यूएनडेसा प्लस और ये है UNFF, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑफ फॉरेस्ट, UNFF के द्वारा तैयार की जाती है। तो जारी इसको किसने किया है? ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट जो है वो जारी किया है संयुक्त राष्ट्र ने, और ये रिपोर्ट किसने तैयार की है? यूएनडेसा प्लस UNFF, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य है वर्ष 2017 से 2030 के लिए निर्धारित संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक वन योजना के अंतर्गत निर्धारित 6 वैश्विक वन लक्ष्यों और 26 उप लक्ष्यों का आकलन करना, मतलब इस रिपोर्ट का, ठीक है। इन लक्ष्यों का उद्देश्य रहेगा विश्व भर में वन क्षेत्र का संरक्षण, पुनर्स्थापन, सतत प्रबंधन तथा वनों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन जैसी मतलब जो भी चुनौतियां उनका समाधान करना। विश्व ने 2015 से 2025 के बीच में लगभग 1.6 करोड़ हेक्टेयर प्राथमिक वन खो दिए हैं, ठीक। यहाँ पर हमने देखा था कि भाई कितने जो 2015 से 2025 के बीच में जो वैश्विक वन क्षेत्र है यानी ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, उसमें हमने कितनी कमी दर्ज की थी? 4 करोड़ हेक्टेयर की कमी दर्ज की थी। अब यहाँ पर प्राइमरी फॉरेस्ट की बात की जा रही है, ठीक है, PF यानी प्राथमिक वन। तो हमने 1.6 करोड़ खो दिए हैं 2015 से 2025 10 साल के एवज में। प्राथमिक वन वे प्राकृतिक वन होते हैं जिनमें मानवीय हस्तक्षेप अत्यंत सीमित होता है। अब सोचो यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, उसके बाद भी हमने 10 साल में 1.6 करोड़ हेक्टेयर प्राथमिक वन खो दिए हैं। ये वन जैव विविधता, जल संरक्षण तथा कार्बन भंडारण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दक्षिण अमेरिका में इन वनों का सर्वाधिक नुकसान हुआ है। तो प्राथमिक वनों का सर्वाधिक नुकसान कहाँ देखने को मिला है? दक्षिण अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब यहाँ पर सारी राम कहानी दी हुई है कि कैसे जो है पारस्की तंत्र है वो कमज़ोर हो रहा है, वो अगर आपने देखना हो तो देख लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं यहाँ पर कि भारत के कुछ पहले हैं, जैसे बात करें अगर हम हरित भारत मिशन यानी ग्रीन इंडिया मिशन, ये कब आया था? 2014 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो हरित भारत मिशन आया है 2014 में। उद्देश्य क्या था कि जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वन एवं वृक्ष आच्छादन बढ़ाना तथा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना। फिर अगर हम वनीकरण कार्यक्रम की बात करें यानी नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 2000 में। राष्ट्रीय वनीकरण प्रोग्राम शुरू हुआ है 2000 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों का पुनर्वास तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। अब आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे तथा इटली की यात्रा। ये 5 देशों की यात्रा इन्होंने 5 दिन में की है। 15 से 20 मई तक गए हैं इन 5 देशों में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से? यूएई जाते हैं और कब पहुँचते हैं? 15 मई को पहुँचते हैं। तो 6 दिन की इस यात्रा में, मतलब 15 से 20 वाली जो भी है, ये 15 मई को उनका पहला पड़ाव होता है संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, अबू धाबी हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनकी अगवानी स्वयं मेजबान राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने की है। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगवानी किसने की, ये नहीं ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना कि भाई यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सेपा की सफलता, यानी कुल मिला के ये जो सेपा है ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर व्यापक ऊर्जा साझेदारी के लिए एक नई पहल के तहत इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISRL व आबू धाबी की क्या है? एक राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी है, उसके बीच में एक समझौता हुआ है। ठीक है, इसके तहत भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी 30 मिलियन बैरल तक बढ़ाई जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है, कितनी बढ़ाई जाएगी? रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में 30 बिलियन बैरल तक। एक अन्य समझौता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन व अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक LPG आपूर्ति के लिए भी हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे कि भाई ये जो पेट्रोलियम भंडार है इसके लिए किसके बीच में समझौता हुआ है? तो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी की एक पेट्रोलियम कंपनी है उनके बीच में। LPG के लिए समझौता हुआ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC प्लस ये जो अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी है ADN। ठीक है, क्या है? ADNOC, इनके बीच में LPG आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों ने भारत में $5 अरब निवेश के लिए समझौते किए हैं। तो ये जो यूएई की कंपनियां हैं भारत आएंगी, ये क्या करेंगी? $5 अरब का निवेश करेंगी। इनमें से एक समझौते के तहत एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई द्वारा भारत के RBL बैंक में $3 अरब निवेश किया जाएगा। ठीक है, किस बैंक में? RBL जो बैंक है इसमें $3 अरब का निवेश किया जाएगा। किसके द्वारा? एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ध्यान रखना है। एक अन्य समझौते के तहत प्राथमिकता क्षेत्र के आधारित संरचना क्षेत्र में निवेश के लिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA, ठीक है, ये $1 अरब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ इंडिया NIIF में दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या? पहले यहाँ पर 3 आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं, वो आप ये याद कर लो कि भाई यूएई की जो कंपनियां हैं भारत आएंगी, कितना पैसा दे रही है? $5 अरब निवेश करेंगी। पैसा नहीं दे रही, मतलब वही निवेश करेंगी $5 अरब का। ठीक है, फिर क्या हुआ है? एक समझौता हुआ है, उसमें यह कहा गया है कि भारत के RBL बैंक को $3 अरब निवेश किया जाएगा। भारत के RBL बैंक में कितना? $3 अरब का। इनको पैसा कौन दे रहा है? कौन इन्वेस्ट कर रहा है इनमें? तो एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ जो दुबई है वो इसमें इन्वेस्ट कर रही है $3 अरब। फिर क्या हुआ? फिर आया कि भाई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ इंडिया यानी NIIF में भी $1 अरब का इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा। ये कौन करेगा? ये करेगी आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, फिर इनके अतिरिक्त भारत में सरकार की मैरीटाइम डेवलपमेंट काउंसिल के लिए गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयर सेंटर की स्थापना के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड व ड्राई डॉक्स वर्ल्ड दुबई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया है। क्या हुआ है कि ये गुजरात में जो एक वाडिनार करके जगह है वहां पर शिप रिपेयर सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, शिप रिपेयर सेंटर बनाया जाएगा। और किनके बीच समझौता हुआ है? जो यहाँ की क्या है? भारत की है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और यूएई की है ड्राई डॉक्स वर्ल्ड दुबई के बीच में ये जो है MOU साइन हुआ है। अब चलेंगे हम नीदरलैंड। ठीक है, दुबई घूम आए हैं, अब चलते हैं नीदरलैंड। तो ये नीदरलैंड गए हैं 15 से 17 मई को।
ठीक है, 2 घंटे के प्रवास के बाद। अब सिंपल सी बात है, अब इतना ये याद मत रखो, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या है, रॉब जेटेन। ठीक है, नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है रॉब जेटेन। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के अंदर बहुत रॉब है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 16 मई को द हेग स्थित रॉयल पैलेस हुइस टेन बॉस में महाराजा विलियम अलेक्जेंडर व महारानी मैक्सिमा से मुलाकात के दौरान आपसी संबंधों को मजबूत करने की चर्चा दोनों पक्षों ने की है। तो ये मिले कहाँ हैं, ये जो रॉयल पैलेस एक जगह है, ये आपको ध्यान रखना है, हुइस टेन बॉस। ठीक है, ये रॉयल पैलेस है, ये कहाँ है, नीदरलैंड की जो कैपिटल है द हेग, वहाँ पर स्थित है हुइस टेन बॉस। वहाँ पर महाराजा हैं विलियम अलेक्जेंडर व महारानी है मैक्सिमा। ठीक है, इनसे इन्होंने मुलाकात की है। फिर भारत में आर्थिक सुधारों व तीव्र बुनियादी ढांचे के विकास का उल्लेख करते हुए इन्होंने बताया कि भारत वैश्विक विकास में 17% का योगदान दे रहा है। भारत में निवेश के मामले में नीदरलैंड पहले ही चौथा बड़ा देश है। ठीक है, तो नीदरलैंड जो है चौथा बड़ा देश है भारत में निवेश के मामले में। दोनों देशों के बीच व्यापार 2024-25 में कितना, 27.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बताया गया कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विभिन्न क्षेत्रों में कितने 17 समझौते हुए हैं। ठीक है, हरित हाइड्रोजन के विकास पर सहमति के साथ दोनों देश संयुक्त रक्षा उपकरण और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं, उनके बारे में समझौता हुआ है। भारत के गुजरात में पहले फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स व नीदरलैंड्स की ASML, क्या है, ASML, ठीक है, ASML कंपनी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। तो ये गुजरात में जो पहला फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब बन रहा है, ठीक है, उसमें किसके बीच साझेदारी हुई है, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स व नीदरलैंड की जो ये ASML कंपनी है उनके बीच में MOU साइन हुआ है। फिर नीदरलैंड के लाइडेन विश्वविद्यालय पुस्तकालय ने चोल राजवंश के 11वीं शताब्दी के बहुत कीमती और ऐतिहासिक ताम्रपत्र भारत को वापस सौंप दिए हैं। किस राजवंश के, चोल राजवंश के 11वीं शताब्दी के हैं, नीदरलैंड के लाइडेन विश्वविद्यालय ने सौंपा है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर चलते हैं स्वीडन। ठीक है, स्वीडन पहुंच गए हम 17 मई को। यहाँ पर PM मोदी किससे मिलते हैं, स्वीडन के ग्रिपेन फाइटर विमानों ने इनका स्वागत किया, बहुत अच्छी बात है। और स्वीडन के दूसरे बड़े शहर गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी स्वयं मेजबान प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने की थी। ठीक है, तो स्वीडन के जब प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को देखा तो उन्होंने बोला उफ। ठीक है, क्या बोला, उफ। तो याद रखिएगा, स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं वो है उल्फ क्रिस्टर्सन। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई, महारानी से मिल सकते हैं, ये महारानी सिल्विया की ओर से शुभकामनाएं भी ली है। राजा कार्ल, ठीक है, राजा कार्ल भी वहाँ पे थे, महारानी सिल्विया भी थी, तो उन्होंने भी इनको शुभकामनाएं दी हैं। ठीक है, और सारी शुभकामनाएं लेके इन्होंने मिठाई खाई होगी। आगे चलते हैं। भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-30 को दोनों पक्षों ने अपनाया है। ये कार्य योजना कब से कब तक, 2026 से 2030 तक की। फिर इन्होंने कहा है कि हम द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को अगले 5 वर्षों में दोगुना कर देंगे। ठीक है, भारत के प्रस्तावित शुक्र ऑर्बिटर मिशन हेतु वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए एक समझौता इसरो तथा स्वीडिश इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस फिजिक्स के बीच हुआ है। तो ये जो शुक्र ऑर्बिटर मिशन है इसमें भी स्वीडन शामिल हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दुर्लभ खनिजों के लिए भी इनके बीच समझौता हुआ है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर बताया गया कि स्वीडन जब गए थे तो वहाँ उनका जो सर्वोच्च सम्मान है स्वीडन का वो भी इन्हें मिल गया। ये क्या है, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले नहीं है, पोलर स्टार है ये स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान, डिग्री कमांडर ग्रांड क्रॉस। ठीक है, तो ये जो है सर्वोच्च सम्मान मिल गया है PM मोदी को। और महाराजा व महारानी की ओर से यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने दिया है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नॉर्वे। अब नॉर्वे हम पहुंचेंगे 17 मई को। ठीक है, नॉर्वे पहुंच गए हैं, 43 साल बाद कोई प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचा है और श्री मोदी की यह पहली यात्रा थी। अब नॉर्वे की कैपिटल क्या है, 18 मई को ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल है 18 मई को। ठीक है, और नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है गेहर स्टोर। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा था कि स्वीडन में जब PM मोदी को वहाँ के प्रधानमंत्री ने देखा तो बोला उफ, यानी स्वीडन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था उल्फ क्रिस्टर्सन। और जो नॉर्वे के हैं, नॉर्वे ने क्या है, नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने एक गहरा स्टोर खोला है। ठीक है, गहर स्टोर नाम है उनका। फिर यहाँ पर क्या है कि तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन था, तो वहाँ पर भाग लेने के लिए आ गए थे PM मोदी। अब चलते हैं, ओस्लो में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या था, महामहिम सम्राट हेराल्ड पंचम ने, ठीक है, सम्राट जो हेराल्ड पंचम है, इन्होंने श्री मोदी को द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट ग्रैंड क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया है। तो नॉर्वे का जो भी सम्मान है वो भी इन्हें मिल गया है। यह पुरस्कार विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाने वाला नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान है। जो किसको दिया जाता है, जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष है उन्हें दिया जाता है। ठीक है,
फिर द्विपक्षीय संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में उन्नत करने को दोनों पक्ष सहमत रहे हैं। वर्ष 2030 तक भारत व नॉर्वे के बीच में व्यापार को मौजूदा स्तर से दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्कटिक में ध्रुवीय अनुसंधान व लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने की सहमति दोनों पक्षों में रही है, ठीक है। फिर ब्लू इकोनॉमी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून यानी यूएन क्लॉज के प्रति प्रतिबद्धता दोनों पक्षों ने दोहराई तथा नॉर्वे ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में शामिल होने की भी घोषणा की है। 18 मई को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ओस्लो में आयोजित इंडिया नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इंडिया नॉर्वे बिजनेस एंड रिसर्च समिट कब हुई है, 18 मई को हुई है। और कहाँ पर हुई है, तो ये ओस्लो में आयोजित हुई है, ठीक है। फिर 19 मई 2026 को ओस्लो में ही तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन था, ठीक है। ओस्लो में था तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी के अतिरिक्त पांचों जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, अब जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, नॉर्वे हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा, फिनलैंड, आइसलैंड व स्वीडन, ठीक है। तो ये जो 5 नॉर्डिक कंट्रीज हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, यहाँ के प्रधानमंत्री भी उपस्थिति थे। मतलब जो तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 19 मई को हुआ है उसमें 6 लोग थे, पीएम मोदी थे और साथ में कौन थे, 5 जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनके प्रधानमंत्री। अब चलते हैं इटली, ठीक है, जहाँ पर वो टॉफी वाला सीन बना था। तो इस यात्रा पर इटली में श्री मोदी के मुख्य कार्यक्रमों में राष्ट्रपति सर्गियो मेटारेला के साथ मुलाकात के अतिरिक्त प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता तथा राजधानी रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के दौरे का कार्यक्रम शामिल था। तो यहाँ ये गए हैं। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो इटली के राष्ट्रपति हैं, मेलोनी के चक्कर में आपने ये नहीं भूल जाना है कि अगर ये राष्ट्रपति पूछ लिए तो आप क्या करोगे। तो इटली के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, सर्गियो मेटारोला। तो इटली के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास कौन सा फोन है, मोटोरोला का है, ऐसे ही कनेक्ट कर लीजिएगा, उनका नाम है मेटारेला, ठीक है। क्या नाम है, मेटारेला, ठीक है। तो मोटोरोला का फोन है उनके पास। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा में 20 मई को इटली के राष्ट्रपति सर्गियो मेटारेला से राष्ट्रपति भवन क्विरिनल में भेंट की है। तो ये जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ का नाम है क्विरिनल, ये इटली के राष्ट्रपति का भवन है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने भेंट की है राष्ट्रपति से। फिर प्रधानमंत्री मोदी की मेजबान प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत इटली संयुक्त कार्य योजना 2025-29 के परिप्रेक्ष्य में सारी बातें हुई हैं। द्विपक्षीय व्यापार को 2029 तक कितना, 20 अरब यूरो तक ले जाने का इन्होंने बोला है कि भाई हम इतना करेंगे, ठीक है। फिर भारत में इनोवेट इंडिया नाम से एक नवाचार केंद्र की स्थापना की घोषणा दोनों पक्षों ने की है। तो ये किसके बीच में हुआ है, इनोवेट इंडिया भारत और इटली के बीच हुआ है। और ये नवाचार केंद्र कहाँ खोला जाएगा, भारत में खोला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ है कि दोनों पक्षों ने वार्ता में पारस्परिक सांस्कृतिक सहयोग संवर्धन के लिए वर्ष 2027 को इटली इंडिया ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाने पर सहमति व्यक्त की है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि इटली इंडिया ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म किस वर्ष को मनाया जाएगा, तो 2027 को, ठीक है। फिर रोम प्रवास के दौरान 20 मई 2026 को ये क्या हुए कि ये जो FAO का कार्यालय है यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का जो कार्यालय है या हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, रोम में स्थित है। वहाँ पर भी ये चले गए। अब वहाँ जब चले गए तो खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के जो महानिदेशक हैं उनका नाम क्या है, कू डोंग्यू। क्या नाम है उनका, कू डोंग्यू, ठीक है। यानी जो खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक है उनको क्या है, डेंगू है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि व ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री श्री मोदी के असाधारण वैश्विक नेतृत्व के लिए FAO के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया है। तो FAO का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है एग्रीकोला मेडल, ठीक है। इसको किसे दिया गया है, PM मोदी को दिया गया है। और जो FAO के महानिदेशक हैं वो कौन है, डॉक्टर कू डोंग्यू, ठीक है। इनको डेंगू है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026। फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो नॉर्डिक देशों का तीसरा शिखर सम्मेलन 19 मई 2026 को कहाँ पर हुआ, नॉर्वे के ओस्लो में संपन्न हुआ। फिर उत्तरी यूरोप के 5 देश नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन व आइसलैंड और इनके स्वायत्त क्षेत्र आते हैं। तो यही सारे लोग थे इसमें, ठीक है। भारत का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, यानी जो ये तो तीसरा है, तो पहला कहाँ हुआ था, पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 में हुआ था, ठीक है, 17 अप्रैल को। फिर स्टॉकहोम स्वीडन में। दूसरा शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था, कहाँ पर, डेनमार्क में। तो ये आपको ध्यान रखना कि जो पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हुआ था वो 2018 में हुआ था, स्वीडन में, स्टॉकहोम स्वीडन। फिर हुआ है दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, ठीक है, 4 मई 2022 को कोपनहेगन, डेनमार्क में। और जो तीसरा हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, ये मतलब हुआ है अभी 19 मई को, ये हुआ है ओस्लो में, ठीक है। नॉर्वे की कैपिटल जो है ओस्लो।
तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेजबान नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ, ठीक है, फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं पेट्री ओरपो, फिर डेनमार्क की कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन तथा आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टुन फ्रास्टाडाटेर, ठीक है, इन्होंने हिस्सा लिया है वहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या हुआ है कि व्यापार और निवेश को सरल बनाने के लिए स्वतंत्र व्यापार समझौता यानी सीटा व टेपा समझौतों के साझा उद्देश्यों का स्वागत किया, जिसके अनुसार इफ्टा EFTA, ठीक है, EFTA यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन इफ्टा सदस्य देशों को भारत में $100 अरब के निवेश का लक्ष्य रखना चाहिए, जिससे भारत में 10 लाख रोजगार का सृजन होगा। रखना चाहिए, इनने बोला है कि अगर रख देंगे तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त करते हुए महासागर की परिकल्पना को ध्यान में रखा गया है। महासागर अगर हम बात करें तो ये महासागर की जो परिकल्पना है, अब हम देखेंगे महासागर का फुल फॉर्म, तो म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, ठीक है, तो ये महासागर की ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। आर्कटिक व हिंद प्रशांत क्षेत्रों के बीच बढ़ते अंतर संबंधों को सभी नेताओं ने स्वीकार किया तथा आर्कटिक परिषद में एक पर्यवेक्षक के रूप में भारत की भागीदारी का सभी ने स्वागत किया है। तो भारत जो है आर्कटिक काउंसिल का मेंबर नहीं है, क्या है, ये हो जाएगा इसमें भागीदार, ठीक है, भागीदार सदस्य के रूप में शामिल होगा। फिर आगे चलते हैं, बाकी इसमें इतनी कोई कहानी है नहीं, सबके साथ अलग अलग, फिनलैंड के साथ टेलीकॉम पे बात हुई है, ठीक है, देख लीजिए, मन नहीं मानेगा आपका। स्वीडन की एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस में बात हुई है। फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई है। डेनमार्क का साइबर सिक्योरिटी व हेल्थ टेक, आइसलैंड की जियो थर्मल व फिशरीज, ठीक है, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी तथा सभी नॉर्डिक देशों की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। तो ये इन्होंने कहा है अपने भाषण में। तो कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें उठाई है ये इसमें बात की गई है, ठीक है। अगला है 2025 में विश्व सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट आई है। तो सिप्री ये क्या करता है, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जो है हर बार ये सेना वाली खर्च की कौन सा देश अपनी सेना पर कितना खर्चा कर रहा है ये सारी बताई है। और जो सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि सैन्य खर्च के मामले में 2025 में भारत का विश्व में 5वां स्थान प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो सैन्य खर्च के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है, 5वें स्थान पर, और पाकिस्तान का विश्व में 31वां स्थान है, 31 नंबर पर है। चीन की अगर हम बात करें तो चीन का विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। फिर और पहला स्थान यूएसए का होगा। फिर यहाँ पर चलते हैं, जो लिस्ट बनी होगी यहाँ पर हम सीधे देखते हैं कि विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले शीर्ष 10 देश, ठीक। तो नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 1 पर है अमेरिका। ये अपने जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना सैन्य व्यय करता है, 3.1। चीन जो है अपनी जीडीपी का 1.7 जो है वो 1.7% सैन्य व्यय करता है। रूस कितना करता है, 7.5, ठीक है, 7.5 सबसे ज़्यादा जो अपनी सेना पे व्यय कर रहा है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यहाँ पर अभी टॉप 5 में, तो ये कर रहा है रशिया। और अगर हम ये शीर्ष 10 में देखें तो सबसे ज़्यादा अपनी सेना जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सैन्य व्यय कर रहा है यूक्रेन नंबर 1 पर, और उसके बाद आपको दिख जाएगा ये रशिया, ठीक है। ये दोनों अभी युद्ध में आपस में ही भिड़े हुए हैं। तो आपको कुल मिला के याद रखना है विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले शीर्ष 10 देश में हम 5 याद रखेंगे। नंबर 1 पर है अमेरिका, जीडीपी का 3.1% सैन्य व्यय खर्च करता है। चीन 1.7% ऑफ जीडीपी। रसिया नंबर 3 पर 7.5% ऑफ जीडीपी, ठीक है। जर्मनी नंबर 4 पर 2.3% ऑफ जीडीपी, और भारत नंबर 5 पर है और ये 2.3% ऑफ जीडीपी खर्चा करता है अपने सैन्य व्यय पर। ये आप अपने आंसर राइटिंग में भी, डिफेंस का अगर कोई आंसर है तो वहां पर भी कोट कर सकते हो। फिर सिप्री ईयरबुक 2026, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये जारी की है सिप्री ईयरबुक 2026, शस्त्र निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत 2025 में विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य व्यय करता था, ठीक है। ये सारी बात हमने ऊपर ही देख ली है। भारत के परमाणु शस्त्रागार में 2025 में 180 वॉरहेड से बढ़कर जनवरी 2026 में 190 वॉरहेड हो गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें से 12 तैनात कर दिए गए हैं। तो भारत के पास जो परमाणु भंडार है वो टोटल कितना है, 190 है, जिसमें से जो 12 हैं वो ऑपरेशनल है, ठीक है, मतलब 12 अभी फिलहाल तैनात कर दिए गए हैं। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। जनवरी 2026 तक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, ये सभी 9 परमाणु संपन्न देशों के पास कुल मिलाकर लगभग 12,187 परमाणु हथियार हैं। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा कि ये जो 9 परमाणु हथियार वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक। फिर WHO ने इबोला को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। क्या किया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। किसने, WHO ने। किसको, इबोला को। तो यहाँ पर हम चलते हैं। WHO ने मई 2026 में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ
इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है किसको, इबोला को। और ये इबोला फैला कहाँ था, तो ये DCR यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो व युगांडा में जब ये प्रसार हुआ इबोला का, ठीक है, तो WHO ने कहा कि भाई इससे हम सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करते हैं। मई 2026 के मध्य तक कांगो के इटूरी प्रांत में ही इस प्रकोप के लगभग 300 मामले मिल चुके हैं, ठीक है। कांगो के किंशासा व युगांडा की राजधानी है कंपाला, यहाँ पर भी मामलों की पुष्टि हुई है। जो नया इबोला का जो नया स्ट्रेन है उसका नाम क्या है, बुंडी बुग्यो। ये आपको ध्यान रखना है कि इबोला को जो नया मामला आया, नया स्ट्रेन देखने, जैसे कोविड के नए स्ट्रेन आते थे, ठीक है, ऐसे ही जो इबोला का नया स्ट्रेन है जिसका नाम क्या है, बुंडी बोग्यो, ठीक है। तो ये देखने को मिला है कहाँ पर, कांगो और युगांडा में। और इसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय क्या कर दिया, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है इबोला को, किसने, WHO ने, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, पहले जो दवाइयाँ थी इबोला से लड़ने के लिए जो उनके वेरिएंट के लिए काफ़ी थी, अब जो नया आया है उसके लिए कोई वैक्सीन वगैरह या अभी दवा कुछ नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं। इबोला जो है वो मूलतः जानवरों की बीमारी है। ये कहाँ होती है, मूलतः जानवरों में होती है, जो मनुष्य में भी आ गई है। तो कुल मिला के क्या है, ये एक जूनोटिक डिजीज़ हो जाती है। जूनोटिक डिजीज़ मतलब जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति के किसी इबोला रोगी या इस बीमारी से मरे हुए व्यक्ति के मलमूत्र, उल्टी, रक्त या किसी अन्य दूषित पदार्थ को छू लेने से वह इस बीमारी के प्रभाव में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। फिर है, जापान ने घातक हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाया है। तो जापान का ये होता है ना कि कब खून खोलेगा रे तेरा, तो इनका खून खोल गया। इन्होंने बोला है कि भाई हम भी अपने जो घातक हथियार हैं उनके निर्यात पर से प्रतिबंध हटाएंगे, हम कब तक कोने में से शांत बैठे रहेंगे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया है, जापानी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि चीन व उत्तर कोरिया की आक्रामक नीति के बीच अपने देश के हथियार उद्योग को मजबूत करने की इच्छा से उठाया है। ये अपने देश के हथियार उद्योग को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे, ठीक है। तो इतना हमारे लिए अभी इतना जरूरी नहीं है कुछ। टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी हो गई है। तो टाइम की ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची 15 अप्रैल 2026 को जारी की गई। इस वर्ष की सूची में गूगल के CEO, ठीक है, गूगल के CEO है सुंदर पिचाई, भारतीय अमेरिकी शेफ हैं विकास खन्ना, अभिनेता हैं रणबीर कपूर, यूट्यूब के प्रमुख नील मोहन और न्यूयॉर्क शहर के जो मेयर हैं जोहरान ममदानी। इनको जो है दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है। दुनिया के अग्रणी लोग, नेता और दिग्गज शामिल हैं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं, पोप लियो 14 भी शामिल हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, इनको भी शामिल किया गया है, कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी, ठीक है, काने हैं जो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, नेपाल के बालेंद्र शाह, ठीक है, ये, और फिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, और 2026 के जो आर्टेमिस 2 मिशन के कमांडर थे रीड वाइजमैन, इनका भी नाम दिया गया है। इसके अलावा सूची में शामिल अन्य लोगों में मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेइनबाम, जो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, सनाए तकैची का भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो इतने लोगों का नाम दिया गया है। अगर हम भारत में बात करेंगे तो ये गूगल के CEO सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर, विकास खन्ना, मतलब भारतीय मूल के जो है, ठीक है, उनकी बात है। फिर खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 की बात करते हैं। किसने जारी किया है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास संस्थान IIED ने, किसने, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास संस्थान ने जारी किया है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026। IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 162 देशों में खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन करता है, ठीक है। जो आप फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड आप कंटेंट लिखते हो वहां पर आप इसे मेंस में कोट कर सकते हो, इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हो, ठीक है। खाद्य सुरक्षा पर हमेशा कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है मेंस में। अब ये जो खाद्य सुरक्षा वाला इंडेक्स आया है ये 4 प्रमुख पैरामीटर पर आधारित है। 4 प्रमुख पिलर हैं इसके। एक तो है उपलब्धता, यानी भोजन का पर्याप्त उत्पादन और आपूर्ति, सुलभता, भोजन की आर्थिक और भौतिक पहुंच, उपयोग मतलब शरीर के पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता, और ये है स्थिरता। तो 4 पैरामीटर हैं इसके, उपलब्धता, सुलभता, उपयोग और स्थिरता, ठीक है। फिर अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये पूरी राम कहानी छोड़ दो, आप सीधे यहाँ पर चलो कि सूचकांक के जो शीर्ष 5 देश हैं, यानी क्या है, ये जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है इसके 5 शीर्ष देश कौन से हैं। नंबर 1 पर आ जाएगा आइसलैंड, ठीक है, नंबर 2 पर डेनमार्क, नंबर 3 पर ऑस्ट्रिया, नंबर 4 पर आयरलैंड और नंबर 5 पर आ जाएगा बेल्जियम। और निम्न स्थान किसको मिला है, निम्न स्थान वाले 5 देश, तो 162 देश इसमें शामिल किए गए थे। तो जो लास्ट की रैंक मिली है वो मिली है सोमालिया को। ये बेचारे डकैती डाला करते हैं, ठीक है। तो जब डकैती डाला करेंगे तो क्या करेंगे, 161 में कांगो DR है, 160 पे हैती है। तो ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक में नंबर 1 पर है आइसलैंड और लास्ट नंबर पर कौन है, सोमालिया, ठीक। फिर आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, भारत की स्थिति आगे दी है, परेशान मत होइए, यहाँ पर मिलेगा आपको
विकास किसने किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास संस्थान द्वारा इसका विकास किया गया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक का जो हमने देखा था, देशों को 1 से 10 के पैमाने पर रैंक किया जाता है, जिसका वैश्विक औसत 6.74 है। ठीक, सूचकांक के अनुसार लगभग 56 अरब लोग यानी 59% वैश्विक औसत स्कोर 6.74 से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ये यहाँ पर बात की गई है। ठीक, अब भारत की बात करें तो भारत खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्कोर कितना है? 5.31। कितना है? 5.31 है, जो वैश्विक औसत 6.74 से काफ़ी कम है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत 6.72, मैक्सिको 6.36 और इंडोनेशिया से पीछे है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कही गई हैं। तो कुल मिला के इसमें भारत की रैंक आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत की रैंक निकाली ही नहीं गई है। ठीक है, उसे एक कैटेगरी थी कि सर्वाधिक कमजोर बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं की श्रेणी में रखा गया है, जहां तापमान वृद्धि से खाद्य सुरक्षा पर सबसे गंभीर खतरा पड़ रहा है, तो एक क्राइटेरिया बना दी, मतलब एक कैटेगरी बनाई है, उसमें भारत को रखा गया है। ठीक है, अलग से कोई रैंक अगर आप ऑफिशियल भी देखोगे तो भी आपको नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पर जो आइसलैंड है वो नंबर 1 रैंक पर है और 162 दिया गया है सोमालिया को। फिर हम आगे चलते हैं, आगे है ग्लोबल फायर पावर 2026। ग्लोबल फायर पावर ने जनवरी 2026 में अपनी 2026 सैन्य शक्ति रैंकिंग जारी की है। 145 देशों को इसमें शामिल किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीधे लिस्ट पर पहुँचते हैं। लिस्ट है 2026 दुनिया के टॉप 10 सबसे शक्तिशाली देश। तो टॉप 10 अगर हम ग्लोबल फायर पावर में देखें तो सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका है। ठीक है, स्कोर कितना है? 0.0741। नंबर 2 पर है रसिया, 0.791 स्कोर है। नंबर 3 पर है चाइना। ठीक है, 0.0919। अब यहाँ पर ये नहीं समझ में आया, ठीक है, जिसका स्कोर मतलब ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस हिसाब से रखा गया है। ठीक, तो इसमें स्कोर बढ़ता हुआ है। फिर भारत की अगर हम बात करें तो भारत का स्कोर है 0.1346 और ग्लोबल फायर पावर 2026 में भारत की रैंक क्या है? चौथी। ठीक है, फायर पावर में भारत की रैंक है चौथी। नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर रशिया, नंबर 3 पर चीन, नंबर 4 पर है भारत और नंबर 5 पर आ जाएगा दक्षिण कोरिया। फिर यूनेप ने शून्य अपशिष्ट की ओर 20 शहरों की सूची जारी की है। ठीक है, शून्य अपशिष्ट की ओर जो 20 शहरों की सूची जारी हुई है, किसने जारी की है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूनेप ने। तो यूनेप ने 20 सिटीज टुवार्ड्स जीरो वेस्ट, ठीक है, 20 सिटीज टुवार्ड्स जीरो वेस्ट पहल के तहत 20 अग्रणी शहरों की सूची जारी की है, जिसमें कूड़ा कम करने और सतत विकास के लिए 20 शहर चुने गए हैं। 20 शून्य अपशिष्ट शहर इस पहल के तहत घोषित 20 शहर जो टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन में नेतृत्व कर रहे हैं वे इस प्रकार हैं। अमेरिका पश्चिम, ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को है वहाँ से, और बोलोग्ना इटली। फिर एशिया से डेहीवाला, हांगजो चीन, इलोइलो फिलीपींस में है, कुआलालंपुर मलेशिया, सान फर्नांडो फिलीपींस, सानिया चीन, सूजी चीन, और ये जो वर्कला है भारत का ये चुना गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है 20 सिटीज यूनेप की 20 सिटीज टुवार्ड्स जीरो वेस्ट पहल में भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो वर्कला भारत, ठीक है, ये इसमें शामिल किया गया है। फिर अफ्रीका से अलग अलग सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं कि अन्य देशों में सेफ चॉइन मोरक्को, फ्लोरियानोपोलिस ब्राज़ील, गाजियाटेप तुर्की, जॉर्जटाउन मलेशिया, जापोपान मैक्सिको। ठीक है, अब ये सारी आप ये मतलब बहुत रेयर चांसेस हैं कि ये पूछी जाए। बाकी भारत के संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये जो यूनेप की पहल है 20 सिटीज़ टुवार्ड जीरो वेस्ट, इसमें भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो ये केरल का तटीय शहर है वर्कला, इसे शामिल किया गया है। यह पहल दुनिया भर के उन शहरों को मान्यता देती है जो कचरे को कम करने और चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल की ओर बढ़ने के लिए अभिनव रणनीतियों को अपना रहे हैं। ठीक है, आगे है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026। तो ये भी कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, यानी आईईपी के द्वारा जारी किया जाता है आतंकवाद सूचकांक। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस सूचकांक के 13वीं वार्षिक रिपोर्ट में 163 देशों में आतंकवाद प्रभाव को मापा गया। मतलब 163 देशों में ही सारी चीज़ों को नापा गया है, उनके जो डेटा है उनको कलेक्ट करके 163 देशों का डेटा कलेक्ट करके ये रिपोर्ट निकाली गई है। 4 प्रमुख संकेतक हैं इस रिपोर्ट में भी, हमलों की संख्या, मौतें, घायल और बंधक के आधार पर यह डेटा तैयार किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि उप सहारा अफ्रीका, खासकर साहेल क्षेत्र, बुर्किना फासो, नाइजर अब आतंकवाद के नए केंद्र बन गए हैं। कौन सा? साहेल क्षेत्र जो है वो आतंकवाद का नया केंद्र बन गया है। 2026 में पाकिस्तान दुनिया में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश रहा है। इसके बाद बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य रहे हैं। हम यहाँ पर सीधे देखते हैं। ठीक है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत 13वें स्थान पर रहा है। ये जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में है, ठीक है, इसमें भारत किस स्थान पर है? भारत 13वें स्थान पर है। स्कोर कितना है? 6.4,
6.428, ठीक है, क्या है 6.428 है भारत का स्कोर, 13वें स्थान पर है। वैसे हमेशा ये जो है स्थान ही पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक निकालता कौन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालता है, ठीक है। 163 देशों की रिपोर्ट इसमें शामिल की गई। नंबर 1 पर इसमें पाकिस्तान है। फिर अगर हम बात करें भारत की, तो भारत इसमें किस नंबर पर है, 13वें नंबर पर है, ठीक। आगे चलते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 किसने जारी की है, IQ एयर करके एक संगठन है, स्विस संगठन, ठीक है, इसने जारी किया है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। 8वीं रिपोर्ट थी, कौन सा संस्करण था, 8वीं रिपोर्ट थी, मार्च 2026 में जारी की, और इसके अनुसार दुनिया का जो सबसे प्रदूषित देश है वो कौन है, पाकिस्तान, ठीक है। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित सबसे जो प्रदूषित देश है वो कौन सा है, पाकिस्तान है। भारत जो है वो दुनिया में 6ठे स्थान पर है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश का लोनी विश्व का सबसे प्रदूषित शहर पाया गया है, और दिल्ली लगातार सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे बात करें विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कौन जारी करता है, IQ एयर के द्वारा जारी की जाती है, और इसमें बताया गया है कि दुनिया का जो सबसे प्रदूषित देश है वो कौन सा है, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान हो जाएगा। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा लोनी, जो कि गाजियाबाद भारत में है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली हो जाएगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोनी के बाद चीन का होटन और भारत का बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। फिर रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि दुनिया के केवल 14% शहर ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के यानी WHO का जो वायु गुणवत्ता मानक PM 2.5 के मानकों पर खरे उतरते हैं। सबसे प्रदूषित देशों में पाकिस्तान पहले स्थान पर है, फिर बांग्लादेश, फिर ताजिकिस्तान, फिर चाड, कांगो और भारत 6ठे नंबर पर है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना आपने कि दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान, सबसे प्रदूषित शहर दुनिया का विश्व का वो है लोनी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर अगर हम बात करें दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी तो वो हो जाएगी दिल्ली, ठीक है। पाकिस्तान पहले स्थान पर है और भारत जो है वो 6ठे स्थान पर है। फिर ब्रिटेन में यहाँ पर ये गलत दे दिया है, इसको हटा दो आप। जापान के मिनामितो रोशिमा द्वीप के पास दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की खोज हुई है। तो आपको इतना ध्यान रखना कि पहले तो ये जो है मिनामितोरी शिमा द्वीप जो है ये कहाँ है, ये शिमा करके कुछ आता है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि भाई ये जापान में होगा, ठीक है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की खोज यहाँ पर हुई है, रेयर अर्थ मटेरियल जो है उनकी खोज की गई है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। जापान में प्रशांत महासागर में स्थित है ये मिनामितो रिशिमा द्वीप, ठीक है। क्या है, मिनामितो रिशिमा द्वीप कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में। यहाँ पर 6000 मीटर की गहराई में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक विशाल भंडार यहाँ पर खोजा है, ठीक है। किसका, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यहाँ पर विशाल भंडार खोजा गया है, ठीक। बाकी आगे चलो। दुनिया की पहली समर्पित हाई स्पीड फ्रेट बुलेट ट्रेन, दुनिया की पहली समर्पित हाई स्पीड फ्रेट बुलेट ट्रेन की अगर हम बात करें तो जापान ने क्या किया, लॉजिस्टिक क्षेत्र में बड़ा नवाचार किया है, और अपनी प्रसिद्ध बुलेट ट्रेन, इसका नाम है शिंकानेस, ठीक है। जापान की जो बुलेट ट्रेन है उसका नाम क्या है, शिंकानेस, ठीक है। इसे माल ढुलाई के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया है, मतलब इससे क्या होगा, माल ढुलाई की जाएगी। कुल मिला के ये क्या है, मालगाड़ी वाली बुलेट ट्रेन है, ठीक है। ईस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा विकसित यह हाई स्पीड फ्रेट शिंकानसेन 275 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सामान पहुंचा सकती है। तो आप ऐसे ये जापान वाला मॉडल है उठा के कि भाई भारत में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो आप देखते हो कि मालगाड़ी कहीं भी खड़ी है, 40-45 की स्पीड पे चल रही है, जाना उसको लखनऊ से मान लीजिए कहाँ मुंबई लेके सामान लेके जाना है, अब कितने दिन में पहुंचेगी। अब ये 275 की स्पीड से अगर कोई सामान जल्दी पहुंचेगा तो सिंपल सी बात है कि वो जल्दी पहुंचेगा तो उसकी जो लागत है वो कम, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम आएगी, है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको करना है, उससे क्या है किसानों का जो फायदा होगा। तो एक जो 275 या ऐसी जो एरिया है जहाँ पर 4 से 5 घंटे या 3 घंटे में पहुँचा जा सकता है, तो किसान जो है वो अपना सामान जो जल्दी खराब होने वाला है, अगर लॉजिस्टिक मतलब इतनी तेज़ी से होगा, इतनी तेज़ी से कहीं सामान दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है, तो ये किसानों को भी फायदा देगा, है ना। अब अगला टॉपिक है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में पीएम मोदी जो है वो शीर्ष पर है। तो अमेरिका की एक डेटा इंटेलिजेंस कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट, ठीक है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है, बस इतना ध्यान रखो। वहां पर यह बताया गया कि दुनिया के जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं उसमें शीर्ष पर कौन है, तो पीएम मोदी है। यहाँ पर एक टेबल दी है शीर्ष 10 वैश्विक नेता की। तो नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी है, नंबर 2 पर है गाय परमेलिन जो कि स्विट्जरलैंड की है, नंबर 3 पर है ली जे म्यूंग जो कि दक्षिण कोरिया के हैं, और नंबर 4 पर है आंद्रेज चेक गणराज्य के, ठीक है। तो शीर्ष 10 वैश्विक नेता में जो सबसे लोकप्रिय है उसमें नंबर 1 पर कौन है, नरेंद्र मोदी। फिर एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 की अगर हम बात करें तो हांगकांग में स्थित है डेसान सिरा एंड एसोसिएट्स, ठीक है, इनके द्वारा जारी किया गया है।
डेजान सिरा एंड एसोसिएट्स के द्वारा जारी किया गया है एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026, और इसमें चीन लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर है। उसके बाद मलेशिया दूसरे स्थान पर है, वियतनाम तीसरे स्थान पर है। तो एशिया विनिर्माण सूचकांक नंबर 1 पर कौन है? चाइना, ठीक है। नंबर 2 पर कौन है? मलेशिया, और नंबर 3 पर है वियतनाम। भारत 11 अर्थव्यवस्थाओं में छठे स्थान पर स्थिर बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026, इसमें 11 अर्थव्यवस्थाएं शामिल की गई थी, जिसमें भारत की जो रैंक है, भारत है छठे नंबर पर, पहले रैंक पर है चाइना, ठीक है। फिर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश, यहाँ पर टेबल बनी है, यहाँ पर सीधे चलते हैं। यह सूचकांक 1 से 100 तक की स्कोरिंग प्रणाली पर आधारित है, जिसमें 100 जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। 8 प्रमुख स्तंभों के आधार पर देशों को रैंक प्रदान की जाती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 की 11 अर्थव्यवस्थाएं। नंबर 1 पर कौन है? चाइना है। नंबर 2 पर मलेशिया है। नंबर 3 पर है वियतनाम। नंबर 4 पर है सिंगापुर, और भारत की रैंक है नंबर 6, ठीक है, भारत नंबर 6 पर है। तो 11 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। तो 11वां नंबर किसका है? बांग्लादेश का। तो एशिया विनिर्माण सूचकांक, ठीक है, नंबर 1 पर चाइना, नंबर 6 पर भारत, और नंबर 11 पर कौन है? बांग्लादेश, यानी अंतिम स्पॉट। फिर है विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट 2026। अब ये कई बार पूछा गया है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNSDSN, ठीक है, सतत विकास समाधान नेटवर्क करके है UN का, ये जारी करता है प्रसन्नता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जिसको आप बोलते हो, ठीक है। किसका सहयोग लेता है? तो गैलप एवं ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर के सहयोग से, यानी UNSDSN प्लस गैलप और प्लस ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर के सहयोग से ये विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट तैयार की गई है। 147 देश इसमें शामिल किए गए हैं, और 6 इसमें पैरामीटर होते हैं, यानी 6 कारकों पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। क्या है? प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प लेने की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार बोध और उदारता के आधार पर की गई है। तो ये इसके 6 पैरामीटर हैं, ठीक है। अब सूचकांक में शामिल शीर्ष 5 देशों की अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा तो प्रसन्न देश है वो कौन सा है? फिनलैंड। वहाँ पर बहुत फन है। तो नंबर 1 पर है फिनलैंड, नंबर 2 पर है आइसलैंड, और नंबर 3 पर है डेनमार्क। तो 1, 2, 3 आपको याद रखने हैं। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में नंबर 1 पर कौन है? फिनलैंड, ठीक है, 2 पर आइसलैंड, नंबर 3 पर डेनमार्क, और 4 पर आ जाएगा कोस्टारिका। फिर आगे चलते हैं, आगे आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें निम्नतम स्थान वाले 4 देशों की, तो 147 टोटल इसमें शामिल देश थे। तो 147वां जो लास्ट रैंक मिली है हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो किसको मिली है? अफगानिस्तान को, ठीक है। भारत को जो रैंक मिली है, भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गत वर्ष इस सूचकांक में भारत 118वें स्थान पर था। अब पड़ोसी देशों की अगर हम बात कर लें, तो 65 पर है चाइना, ठीक है, चाइना है 65 पर, 99 पर है नेपाल, 104 पर है पाकिस्तान, 116 पर है भारत, और भारत का स्कोर कितना है? 4.536। कितना है? 4.536। ये हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्कोर है, रैंक है 116। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया कि सोशल मीडिया के कम उपयोग पर जीवन संतोष सबसे अधिक पाया गया है, जबकि उपयोग बढ़ने पर यह कम होता गया है। मतलब जितना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है, और जितना कम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उतना ही वो शांत हैं या संतोषी हैं। जापान ने विश्व में पहली बार पार्किंसन रोग के लिए स्टेम सेल उपचार को मंजूरी दी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व में पहली बार जापान ने किसके लिए स्टेम सेल उपचार को मंजूरी दी है? तो पार्किंसन रोग के लिए, ठीक है। जापान ने दुनिया में पहली बार स्टेम सेल आधारित 2 पुनर्योजी, ठीक, रीजेनरेटिव उपचारों को मंजूरी दी है। यह मंजूरी एक पार्किंसन रोग के लिए और दूसरा गंभीर हृदय विफलता के लिए दी गई है, यानी जो हार्ट फेल्योर हो जाता है उसके लिए, ठीक है। ये उपचार सुमितोमो फार्मा की तकनीक का प्रयोग करते हैं, जो मृत कोशिकाओं को नई और स्वस्थ कोशिकाओं में बदलकर बीमारियों का इलाज करते हैं। तो सिर्फ कुल मिला के इतना ही है। आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व में पहली बार पार्किंसन रोग के लिए स्टेम सेल उपचार को मंजूरी किसने दी है? तो जापान ने दी है। बाकी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना हो तो देख लीजिएगा। फिर है विश्व के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र का शुभारंभ किया गया, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र है। इसका शुभारंभ हुआ है कहाँ और किसने किया है? चाइना ने किया है, ठीक। तो यहाँ पर है कि चीन ने 27 जनवरी 2026 को हरित ऊर्जा परिवर्तन में नई दिशा दी है, और जियांगसू प्रांत में, ठीक है, चाइना में एक जियांगसू प्रांत है, वहां पर क्या किया है? विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज यानी के संयंत्र चालू कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर जियांगसू के मध्य क्षेत्र में स्थित यह संयंत्र कितने मेगावाट का है? 2400 मेगावाट, ठीक है, 2400 मेगावाट घंटे की भंडारण क्षमता और 600 मेगावाट की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ कार्यरत है। हार्बिन इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन के द्वारा यह निर्मित किया गया है। बस फिर आगे चलते हैं।
कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्रणाली में होता क्या है कि रात के समय या अधिक उत्पादन के समय उत्पन्न जो अतिरिक्त बिजली है, इनका उपयोग करके हवा को भूमिगत गुफाओं में दबावपूर्वक संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, हवा को क्या करते हैं, भूमिगत गुफाओं में दबावपूर्वक संग्रहित कर देते हैं। जब बिजली की मांग अधिक होती है तब यह संपीड़ित हवा को छोड़ा जाता है, जिससे क्या है, टरबाइन चलते हैं और बिजली पैदा होती है। तो एक यूनिक मतलब इन्होंने आइडिया निकाला है, इंपॉर्टेंट रहेगा जब कहीं आपको बताना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा कब गए थे? 7 से 8 फरवरी को। ठीक है, 7 से 8 फरवरी को इन्होंने मलेशिया की यात्रा की है, 7 से 8 फरवरी को। ठीक, तो यहाँ पर यहाँ के जो प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या है? अनवर इब्राहिम नाम है मलेशिया के प्रधानमंत्री का। ये आधिकारिक निवास है सेरी पेरडाना। ठीक है, जो प्रधानमंत्री है मलेशिया के, उनके आधिकारिक निवास का नाम है सेरी पेरडाना। वहाँ पर बातचीत हुई। मलेशिया में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोलने तथा मलाया यूनिवर्सिटी कुआलालंपुर में एक तिरुवल्लुवर केंद्र की स्थापना करने तथा यूपीआई व पेनेट द्वारा सीमा पार भुगतान की सुविधा की घोषणा वार्ता में की गई है। तो ये ध्यान रखना कि भारत का जो पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा मलेशिया में। ठीक है, तो मलेशिया में ही, अब जगह नहीं इन्होंने बताई है, मलेशिया में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। ठीक है, फिर मलाया यूनिवर्सिटी जो कुआलालंपुर में है, वहाँ पर एक तिरुवल्लुवर केंद्र की स्थापना की जाएगी। बाकी यूपीआई और पेनेट के लेके भी इनके बीच में वार्ता हुई है। महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जैसे डिजिटल भुगतान सुरक्षा सहयोग, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और औषधि, आपदा प्रबंधन, भ्रष्टाचार से निपटने में सहयोग, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना सहयोग, भारतीय श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित समझौते। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर आईबीसीए में शामिल होने की अपनी सभी प्रक्रियाओं को भी मलेशिया ने पूरा कर लिया है। अब देखते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। आपको पता होगा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 182 देश और क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक, फिर फरवरी 2026 में जारी नवीनतम रिपोर्ट में भारत के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक स्कोर 39 है और 182 देशों में भारत का स्थान कितना है? 91। ठीक है, 91 जो रैंक मिली है वो भारत को मिली है और स्कोर इसका कितना है? 39 है। 0 से 100 मान वाले करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में अधिक सूचकांक वाले देश का नाम ऊपर होता है। फिर जो कम रैंक को दर्शाते हुए कम भ्रष्टाचार को व्यक्त करता है तथा कम सूचकांक वाले देश का जो नाम है वो नीचे होता है या अधिक भ्रष्टाचार की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2026 में जारी रिपोर्ट में शीर्ष स्थान 90 सूचकांक जो मिला है वो किसको मिला है? डेनमार्क को मिला है। डेनमार्क लगातार 8वें वर्ष विश्व में सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश माना गया है। अब यहाँ पर सीधे टेबल पर चलते हैं। सूचकांक में शामिल शीर्ष 10 देश यानी भ्रष्टाचार जो सूचकांक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, इसमें नंबर 1 पर क्या है? डेनमार्क है। नंबर 1 पर डेनमार्क है, नंबर 2 पर फिनलैंड है, नंबर 3 पर सिंगापुर और नंबर 4 पर है न्यूजीलैंड। डेनमार्क का स्कोर कितना है? 90 है। ठीक है, फिनलैंड का कितना है? 88 और इसकी रैंक कितनी है? 2। फिर आगे चलते हैं, टॉप 4 हमने देख लिया। फिर इसमें आगे है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शामिल सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले 10 देश इस प्रकार है। अब ये जो 10 देश हैं वो हमें नहीं देखने, हमें ये देखना है कि सबसे लास्ट वाला कौन सा है। तो वैसे तो इसमें 182 देश इसमें शामिल किए गए थे, लेकिन यहाँ पर रैंक इन्होंने 181 लिखी है, जो कि किसकी है? सबसे आखिरी दक्षिणी सूडान की। कई जगह जब आप देखोगे, जैसे आई दृष्टि भी देखोगे वहाँ पर, तो वहाँ पर भी ऐसे ही रैंक लिखी हुई है। ठीक है, जब जागरण देखोगे, जागरण में 182 लिखी है, और अगर जब टेक्स्ट बुक में जाके देखोगे तो वहाँ पर भी 180+ ऐसे लिखा हुआ है। कुछ ऐसा ही थोड़ा बहुत चेंजेस है। ठीक है, थोड़ा अलग अलग दिया है, यहाँ पे नंबरिंग भी किसी किसी में अलग दी हुई है, लेकिन आपको सब में कॉमन यही चीज़ दी है कि जो सबसे भ्रष्ट देश है वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान। और जो सबसे कम भ्रष्ट देश है वो कौन सा है? डेनमार्क है। तो ये याद रखना है। बाकी भारत की रैंक की अगर हम बात करें तो भारत की रैंक कितनी है? 91 है और स्कोर है 39। ठीक है, यहाँ पर अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान 18वें नंबर पर है, चाइना 76 नंबर पर है, श्रीलंका 107 पर है, नेपाल, मतलब भारत से आगे सिर्फ भूटान और चाइना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ये रोडी नहीं है, रेडीनेस इंडेक्स है। तो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी स्थित है पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट। इसने 4 फरवरी 2026 को, ठीक है, दुनिया की 127 अर्थव्यवस्थाओं की नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 जारी किया है। किसने जारी किया है? पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। 4 स्तंभों पर आधारित है। अब ये 4 पैरामीटर या पिलर क्या है? तो एक हो गया प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, जन यानी पीपल, शासन मतलब गवर्नेंस और प्रभाव मतलब इम्पैक्ट। तो ये जो 4 पिलर हैं, प्रौद्योगिकी, जन, शासन और प्रभाव, उन पर आधारित है। ठीक है, फिर संस्थान की वर्ष 2025 की इस रिपोर्ट में भारत के लिए सूचकांक 54.43 अंक आकलित किया गया है, जो एक वर्ष पूर्व कितना था? 53.63 था।
इसमें भारत की रैंकिंग 4 स्थान सुधर कर 45 हो गई है। तो जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 45। अगर स्कोर की बात करें तो स्कोर इंडिया का इसमें ये है 54.43। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हम आगे चले, यहाँ पर देखते हैं ये सारी चीज़ें दी हैं कि सूचकांक के शीर्ष 5 देश कौन से हैं। तो नंबर 1 पर है अमेरिका। ठीक है, ये जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है इसमें नंबर 1 पर कौन है? अमेरिका है। नंबर 2 पर है फिनलैंड, नंबर 3 पर है सिंगापुर और नंबर 4 पर है डेनमार्क। और जो सबसे लास्ट में है वो कौन सा है? सबसे लास्ट में है 127 पर बुरुंडी। तो आपको ये ध्यान रखना है बेसिकली कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट जारी करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें पिलर कितने हैं, तो 4 पिलर हैं। ठीक, फिर हम बात करें कि शीर्ष स्थान इसमें किसका है, तो अमेरिका ने पहला स्थान हासिल किया है। जो अंतिम स्थान है, अंतिम स्थान मिला है बुरुंडी को। अगर भारत की रैंक की बात करें तो भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कितने हैं? 45 नंबर पर है और स्कोर है 54.43। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर दी है कि रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश, एआई वैज्ञानिक प्रकाशन, आईसीटी सेवाओं के निर्यात तथा ई कॉमर्स अधिनियम में भारत का पहला स्थान है। जहाँ वहीं एफटीटीएच बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, देश के भीतर मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक व अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ में दूसरा तथा घरेलू बाजार का आकार व आय असमानता में तीसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया है। इतनी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आपने जो देखा उतना ही आपके लिए काफ़ी है। अब बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की। वैसे इनकी खासियत क्या है हेनले वालों की कि ये हर महीने अपना इंडेक्स निकालते रहते हैं। ठीक है, हालांकि इतना जान लो, जब फरवरी 2026 में इन्होंने निकाला था तब भारत की रैंक इन्होंने 75वां स्थान, ठीक है, 75वां स्थान विश्व में दिया गया है। जनवरी 2026 में इनकी रैंक 80 थी। तो फरवरी 2026 में जो उसका संस्करण निकला था उसमें भारत की रैंक 75 थी और जनवरी वाले में 80 थी। ताज़ा रैंकिंग में यह बताया गया कि भारतीय पासपोर्ट धारक विश्व के कुल 56 देशों गंतव्यों की यात्रा पहले से वीज़ा लिए बिना ही कर सकते हैं। हालांकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स मतलब एक बार पूछ लिया गया था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब एग्ज़ाम हो रहा हो तो उसके 3-4 महीने पहले वाला देख लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का बताया गया है। फिर दूसरा स्थान जापान का है और तीसरा है दक्षिण कोरिया का। तो इसमें इतना ही है। फरवरी 2026 की शीर्ष 5 देशों की रैंकिंग की बात करें तो सिंगापुर, ठीक है, नंबर 1 पर है सिंगापुर, 192 देशों तक वीजा रहित पहुंच है। नंबर 2 पर जापान और दक्षिण कोरिया दोनों आ जाते हैं, 187 देशों तक वीजा रहित पहुंच है। ठीक है, अब भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे इजराइल। कब जाएंगे? 25-26 फरवरी को गए थे। ठीक है, 25-26 फरवरी 2026 को इजराइल की राजकीय यात्रा पे थे। 2 दिन यहाँ पर रुके हैं। इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित किया। जैसे फ्रांस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं, ऐसे इजराइल की संसद को नेसेट बोला जाता है। ठीक है, जो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। फिर आगे चले, दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का निर्णय वार्ता में किया गया है। ठीक है, भारत के यूपीआई का प्रयोग अब इजराइल में भी किया जा सकेगा, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का जो यूपीआई है अब वो इजराइल में भी उपयोग में लाया जा सकेगा। भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर तथा I2U2 यानी इंडिया इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स व यूएसए, 4 है। I2U2 में कौन है? भारत इजराइल है। ठीक है, इंडिया इजराइल और अमेरिका और ये संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अधिक निकट सहयोग का आह्वान दोनों क्षेत्रों ने किया है। ठीक है, वाणिज्य एवं सेवाओं के क्षेत्रों में सहयोग संवर्धन के लिए इंडिया इजराइल एकेडमिक फोरम की स्थापना की गई है। वहीं एआई, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गति प्रदान करने के लिए क्रिटिकल एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पार्टनरशिप की स्थापना भी की गई है। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना कि ये जो इंडिया इजराइल एकेडमिक फोरम है, ठीक है, इंडिया इजराइल एकेडमिक फोरम किसके लिए बनाया गया है? वाणिज्य और सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग के लिए बनाया गया है। फिर क्रिटिकल एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पार्टनरशिप, ये किस देश के साथ भारत ने किया है? तो ये किया है इजराइल के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। 17 समझौते इस पर हुए हैं। इनमें एआई क्षेत्र में समझौता, भारत में इजराइल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, लेबर मोबिलिटी, कृषि भू सर्वेक्षण, 2026 से 2029 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान। ठीक है, 26 से 29 तक ये सारी चीज़ें हैं। मोदी को इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है। तो इजरायली संसद नेसेट ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, याद रखिएगा, स्पीकर ऑफ द नेसेट। अगर नेसेट आपको याद रहेगा कि भाई नेसेट इजराइल की संसद को बोलते हैं तो आप इसको आराम से टिक कर पाओगे। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल जो है वो दिया गया है किसको? पीएम मोदी को। फिलिस्तीन ने 2018 में श्री मोदी को द ग्रांड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने ये जो नेसेट वाला है, स्पीकर ऑफ द नेसेट मॉडल, इजराइल का जो मतलब सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान, ये इन्हें मिला है 2026 में। ठीक है, कब गए हैं? फरवरी में गए हैं, तो फरवरी 2026 में, जबकि फिलिस्तीन ने 2018 में इन्हें अवार्ड जो है वो पहले दिया था। अब है जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए।
19 जनवरी 2026 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक यानी रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स RNI जारी किया है या शुभारंभ किया। किसने किया है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने शुरू किया है। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक विश्व का पहला वैश्विक ढांचा है जो देशों का मूल्यांकन नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरणीय संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के आधार पर करता है। यह वैश्विक ढांचा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ अकादमिक साझेदारी में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन यानी WIF के नेतृत्व में 3 साल की शैक्षणिक और नीति अनुसंधान पहल का परिणाम है और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM मुंबई द्वारा पद्धतिगत सत्यापन है। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें 3 जन है। एक तो जवाहरलाल नेहरू यानी JNU हो गया, दूसरा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन हो गया, तीसरा IIM मुंबई हो गया। सूचकांक ने प्रमुख अर्थव्यवस्था को स्थान दिया है जैसे जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। ठीक है, जापान को इन्होंने रैंक दी है 38, अमेरिका को इन्होंने रैंक दी है 66 और चीन को रैंक इन्होंने दी है 68। अब यहाँ पर टेबल बनी है वो हम देख लेंगे। ठीक है, उच्च GDP उच्च उत्तरदायित्व स्कोर की गारंटी नहीं देता है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपकी GDP उच्च होगी तो आपका जो मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए आप देख रहे हो कि अमेरिका की GDP तो ज़्यादा है लेकिन उसको रैंक इन्होंने कितनी दी है? 66 दी है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 154 देशों को इसमें कवर किया गया है और शीर्ष स्थान किसको मिला है? सिंगापुर को मिला है और अंतिम स्थान मिला है मध्य अफ्रीकी गणराज्य को। भारत ने खुद को किस स्थान पर रखा है? 16वें स्थान पर भारत ने रखा है। अगर रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 की बात करें तो नंबर 1 पर कौन है? सिंगापुर की है। ठीक है, नंबर 2 पर है स्विट्जरलैंड, नंबर 3 पर है डेनमार्क। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत किस नंबर पर है? भारत है 16 नंबर पर 0.5515 के स्कोर के साथ। निम्न रैंक किसे मिली है? तो निम्न रैंक अगर हम बात करें तो 154 रैंक मिली है मध्य अफ्रीकी गणराज्य को। ठीक है, फिर RNI सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत ने खुद को तो 16 नंबर पर रखा है। बांग्लादेश है 42 पर, चाइना है 68 पर, श्रीलंका 77, पाकिस्तान 90 और भूटान की अगर हम बात करें तो 98 ये रैंक इन्होंने दी है। फिर है बुल्गारिया बना है यूरो जोन का 21वां सदस्य। ठीक है, 1 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से यूरो जोन का 21वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये आपको ध्यान रखना, यूरो जोन का 21वां सदस्य देश बन गया है बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, इसने अपनी पुरानी मुद्रा लेव बदलकर यूरो को स्वीकार कर लिया है। बुल्गारिया की जो पहले पुरानी मुद्रा थी लेव, अब उसने क्या यूरो को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, यूरो जोन में शामिल होने से बुल्गारिया को मूल्य स्थिरता, आसान व्यापार और सारी चीज़ें मिलेंगी। ये आपको ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, वो अपना देख लेंगे कि उन्हें क्या मिलेगा। कुल मिला के जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय मतलब 6 महीने की करंट है वो खत्म हो गई है। ठीक है, बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है जहाँ पे मैं करंट वो पेपर के थ्रू मैं अपडेट करता रहता हूँ, उसका लिंक टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। बाकी पढ़ते रहिए, धन्यवाद।